अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ, साथ है मोहम्मद शुएब। नाजरीन गुड मॉर्निंग। 27 रजब शब मेराज, जिक्र इसी का करेंगे आज। सबसे पहले जब इश्क के हाथों अकल को शिकस्त हुई, क्योंकि महबूब की महबूब से मुलाकात हुई। ये कहना ये चाहिए कि बोझ इतना बढ़ गया था कि मुलाकात बहुत ज़रूरी हो गई थी। 27 रजब पुरकैफ रात, जब फ़ज़ाओं में कुछ अजीब सी कैफियत थी। वो शब जो आहिस्ता आहिस्ता कैफो निशात की मस्ती में मस्त हुई और पूरी आबो ताब से सितारे झिलमिला रहे थे कि निस्फ शब गुजरी तो आसमानी दुनिया का दरवाज़ा यूं कहिए खुल गया। फिर रब्बे कायनात की रहमत रात के मुख्तसर वक्फे में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से ना सिर्फ मस्जिद अक्सा बल्कि कायनात की लामहदूद वसअतें पार करके सुए अर्श पर ले गई। इसे कह सकते हैं हम कि कई फेजेस में था ये सफ़र। अंबर शाह वारसी ने अपने कलाम में इस सफ़र को यूं बयान फरमाया है, और किस खूबसूरती से बयान फरमाया है कि सरे ला मकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। आज इसी मुनासबत से हमने सोचा कि प्रोग्राम का आगाज करते हैं और इस बाबरकत रात का जिक्र करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वो बाबरकत रात जो गुज़िश्ता शब गुजरी, और उस बाबरकत रात को अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सातों आसमानों की सैर करवाई और उन्हें अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ करवाया। वाक़ई मिराजुल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्मे ज़ोन में बज़ाहिर रूनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में उसमें कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। हुक्म इलाही पर ऐसी सवारी का इंतखाब किया गया जो आज तक किसी शहंशाह को मयस्सर तक ना हुई, और मयस्सर तो होना दूर की बात किसी ने कभी देखी भी ना थी। एग्जैक्टली ज़रियाब, जो आपने जिक्र किया ना कि पलक झपकते का ये सफ़र, जो ना जाने कितनी सदियों का तवील वो सफ़र, लेकिन पलक झपकते वो सफ़र मुकम्मल हुआ। बुराक नामी इस सवारी जिसका ज़रियाब ने भी जिक्र भी किया कि किसी को नसीब ना हुई वो सवारी जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुई, उस पर पहले कोई सवार ना हुआ। इस सफ़र के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की नमाज की इमामत फरमाई, तभी तो कहते हैं इमामुल अंबिया। आज इसी मुनासबत से हमने सोचा कि प्रोग्राम का आगाज़ हम वाक़े मेराज से करते हैं। कोशिश करेंगे आगे चलकर भी इससे मुतालिक हम कुछ और डिस्कशन करें, और आज टेलीविज़न न्यूज़ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी इससे मुतालिक जो है वो मुनक़िद किए जाएंगे। यानी वो प्रोग्राम्स आप देखेंगे, स्पेशल ट्रांसमिशंस आप देखेंगे कि वाक़े मेराज क्यों हुआ, किन हालात में हुआ, पस मंज़र क्या था, और उसके बाद जो तोहफ़ा मिला नमाज का तोहफ़ा, उस पर भी ज़ाहिर आज दिन भर हम इस पर बात भी करेंगे। और क्या वजीफ़ा है, कौन सी आयात का विर्द ज़्यादा करना चाहिए, इस पर भी आज दिन भर बात होगी। चलें बढ़ते हैं जनाब आगे, और कुछ दीगर मामलात जो शामिल करते हैं। एक ऐसी खबर जिस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, वो जनाब खबर है ये 10 रुपये सस्ता हो गया है पेट्रोल। एग्जैक्टली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपये जबकि बिजली की फी यूनिट कमी में 5 रुपये कमी का ऐलान किया है। एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए, नहीं आवाज आई, 10 रुपए। 10 पता कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी पहले क्या होता है, 1 रुपया अगर कीमत बढ़ जाए तो चीखें ज्यादा निकलती हैं। 10 रुपए कम हुई है तो जाहिर है इस पर फिर आपको कहना तो चाहिए कि इमरान खान साहब कहते नहीं है इस तरफ के घबराना नहीं है, वो ऐसा नुस्खा भी लेकर आते हैं कि वाकई नहीं घबराना, 10 रुपए सस्ता हुआ। एग्जैक्टली फिर से आपको बताएंगे कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत कमी वाकई हुई है। बिजली का भी दोबारा बता दें, बिजली का भी बता देते हैं आपको कि बिजली के फी यूनिट में जो कीमत में कमी वाकई हुई है वो है 5 रुपए। जी हाँ, एक बार फिर से आप बताएंगे। मैं एक बार लास्ट टाइम आपको बता रहा हूँ जनाब, पेट्रोल डीजल आपको याद है कुछ दिन पहले 10 रुपए बढ़ा था, बड़ी तनकीद हुई थी, 10 रुपए कम लेकिन कर उसके दिया। साथ घबराना नहीं है। हाँ, नुस्खा भी है ना, नुस्खा भी आपको घबराना आपने बिल्कुल नहीं। एट द सेम टाइम जरिए हम ये जरूर कहेंगे कि जब पेट्रोल की प्राइस हो जा रहा है उसका इंपैक्ट सब चीजों पर आता है, जो कि कम हुई है तो वो इंपैक्ट भी नजर आना चाहिए। आपको पता है कितनी ट्रांसमिशन हो रही होती है, सुबह मॉर्निंग शोज का आगाज इससे होता है, गली मोहल्लों में सुनने को मिलता है, धनिया पुदीने वाला बेचने वाला कहता है बाजी पेट्रोल 2 रुपए महंगा हो गया, इसलिए आज सुबह जाके मंडी से इतनी कीमत, लेकिन तो जरा तो क्या आज सभी लोगों को बता रहे हैं सस्ता मिलेगा, होना तो चाहिए, क्योंकि जब 1 रुपया कमी या हम लोग इजाफा देखते हैं तो फौरी तौर पर धनिया पुदीना हरी मिर्ची टमाटर इसकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर 10 रुपए कमी वाकई हो रही है
तो मेरे ख्याल से ग्रेजुअली स्लोली चीजों में कमी फौरन होनी चाहिए। फिर से बताएं क्यों फौरन होनी चाहिए? 10 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल जनाब। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल किया था कौम से खिताब, ये बड़ी खुशखबरी सुनाई थी और अवाम के चेहरों पर आई थी खुशी। अवाम के तासुरात बताएंगे बाद में। खान साहब ने जो ऐलान किया, पहले जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। ओगरा की समरी आई, उन्होंने कहा कि 10 रुपए ज़्यादा आपको 1 लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि दुनिया में तेल महंगा हो चुका है। तो मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को कम कर रहे हैं। जैसे बाहर गैस महंगी होती है, कोयला महंगा होता है, तेल महंगा होता है, तो यहाँ हमारा जिसको कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज वो बन जाता है, हमारी भी चीज़ें ऊपर चली जाती है। हमने ये भी फैसला किया है कि हम अपने लोगों को अब इससे बचाएंगे। बिजली का अब हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट बिजली कम करने का मतलब कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। पीपल्स पार्टी की पहले दौर में 13.9%, दूसरे दौर में 8.3%, तीसरे दौर में 11.6%, 2008 से 2012 के दौर तक 13.6% महंगाई हुई। नून लीग पहला दौर 10.08%, दूसरे दौर में 7.2%, तीसरा दौर था 5% महंगाई हुई। हमारे जो अभी तक 3.5 साल में 8.5%। तो पहले तो ये ज़रा वाज़े हो जाए आपको कि महंगाई कितनी है इनके मुकाबले में, क्योंकि वो बड़ा शोर मचा हुआ जी, गवर्नमेंट गिरा दो, जल्दी से गिरा दो। उस वक्त महंगाई आई हुई है जो दुनिया के अंदर महंगाई का साइकिल आया हुआ। सो इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल फिनोमेना, जिक्र इमरान खान साहब ने फिर से किया। माजी की हुकूमतें क्या करती रहीं, उनके दौरे हुकूमत में किस तरह से महंगाई का जिन बेकाबू रहा, वो सब कुछ दिखा दिया। चूंकि आज ऑपोजिशन जब कहती है कि इमरान खान साहब के दौर में महंगाई ज्यादा हुई है, तो उन्होंने ग्राफ दिखाया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि आईना दिखाया। एग्जैक्टली आईना दिखाया उनको, तो बुरा मान गए और फिर ये कहने लगे कि अच्छा अभी तो ये हमारी मुहिम का पहला पड़ाव है और वज़ीर-ए-आज़म ने 10 रुपए कमी की पेट्रोल और डीजल में और 5 रुपए बिजली सस्ती कर दी। लेकिन अगर हमारी अवाम तनकीद करना जानते हैं तो तनकीद करने वालों को आड़े हाथों भी लेना चाहते हैं। पर सुनने को यह भी मिला, मजा तो तब आएगा कि अगर आपका एहतजाज इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते हर चीज मुफ्त में मिलना शुरू हो जाए, मुफ्त में दस्तयाब होना शुरू हो जाए, तब हम इस बात का क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी की तहरीक को दे सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल नहीं, ये खान साहब का फैसला है। सिंध में उनकी हुकूमत है, वहां महंगाई खत्म कर लें, वहां काबू कर लें, वहां एग्जैक्टली वहां तो बहुत कुछ सस्ता भी मिल सकता है, कर लें उसको, अगर इतना ही आपको अवाम का दर्द सताता है। अच्छा, एक और खुशखबरी भी है। अब आप होंगे हैरान कि इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद एक और खुशखबरी क्या है। चूंकि जरा अवामी कहती है अच्छा 10 रुपए सस्ता किया, कल फिर महंगा कर देंगे, तो जनाब जून तक यानी अगले बजट तक ये प्राइस फिक्स कर दी गई है। अब बिजली की नरखों में इजाफा नहीं होगा, अब पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा नहीं होगा, इसको फिक्स कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने इस बार ना सिर्फ चंद दिन की नहीं बल्कि जून तक उन्होंने कह दिया कि आपने घबराना नहीं है, बजट जब तक नहीं आता आपका बजट डिस्टर्ब नहीं होगा। अगले बजट तक बिजली और पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात थी, तो हमने कहा शेयर करते हैं। जो इससे पहले हमने ग्राफ की बात की थी, ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने कंपैरिजन करके बताया कि तो पूरी दुनिया में क्या मामला है, पाकिस्तान इस खत्ते के क्या मसाइल हैं और क्या मुश्किलात हैं। एट द सेम टाइम जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है उनके दौरे हुकूमत में क्या मामला थे। उस वक्त कोविड नहीं था, हालात फिर भी बुरे रहे। इन्फ्लेशन की मैं बात करूं तो उसका कंपैरिजन भी आज ड्रॉ किया गया। अब अच्छा, इसमें एक और भी बहुत अच्छी खबर है शुएब, वो भी जिसको कहते हैं कि लोगों ने अपने अपने क्या कहते हैं काम की खबर उसमें से निकाली है। ना सिर्फ पेट्रोल के हवाले से बात की गई, डीजल के हवाले से बात की गई, बिजली के निरखों के हवाले से बात की गई। एक और अच्छी खबर है जो कि हमारे नौजवान नस्ल के हवाले से है और उन लोगों के हवाले से भी कि जिनका एहसास किया जाता है और उस सिलसिले में एहसास प्रोग्राम को खासी तकवीत दी जाती है। सबसे पहले तो जरा एहसास करने वालों का जिक्र करते हैं कि जिनका एहसास वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद करते हुए अब एहसास प्रोग्राम के तहत जो पहले 12,000 रुपए मिला करते थे वो रकम अब 14,000 रुपए पर चली गई है। तीसरी बड़ी खबर आपको ये दे दें कि जितने भी ग्रेजुएट्स हैं इंटर्नशिप के मामलात में उन्हें अब 30,000 रुपए इंटर्नशिप पेमेंट की जाएगी। एग्जैक्टली बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर है अगर हम कहें कि खान साहब
जॉब नहीं है तो ज़रा इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब ही होती है। अच्छा काम करते हैं, सीखते हैं, अच्छे हैं, बढ़ते तेजी से आगे बढ़ते हैं तो जॉब आपको मिल जाती है। तो इसलिए अब ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो तो ये यूं कह लीजिए कि ज़हनी तौर पर भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है, मुआशी तौर पर भी बहुत बड़ा रिलीफ है और मुआशरती तौर पर भी बहुत बड़ा रिलीफ है। और एक ऐसा सेक्टर जहां पर एक और रिलीफ दिया गया, उसकी वजह से क्या होगा कि ज्यादा जॉब क्रिएशंस होंगी। हम बात करें आईटी के शोबे की, जहां पर नए कारोबारी अफराद पर या जो नया कारोबार स्टार्ट करें उनको 100% कैपिटल गेन टैक्स जो है वो खत्म कर दिया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी खुशखबरी है, 5 साल की टैक्स छूट दे दी गई है। तो जनाब गरीब अफराद को घर बनाने के लिए 1400 अरब रुपए के सस्ते कर्जे दिए जा रहे हैं। अब जो तनकीद करते हैं ना कि 50 लाख घर का कहा था, कहाँ है घर, तो जनाब घर बनाकर देना नहीं है, माहौल क्रिएट करना है कि कैसे वो घर बना सकते हैं, कैसे अपना आशियाना बना सकते हैं। जो किराए के मकान में रहते हैं वो अपने घर में जा सकते हैं, तो उसके लिए एक पूरा कंडीसिव एनवायरनमेंट देना होता है। दैट्स व्हाट ही इज डूइंग और वो जाहिर है उस पर काम भी कर रहे हैं। और तो ये अच्छी अच्छी खबरें थी, हमने सोचा कि आज आपसे ये भी शेयर कर लें। तो घबराना वाकई नहीं है, खान साहब आपके साथ है, लेकिन कोई है जो घबरा रहा है। घबरा इसलिए रहा है चूंकि जवाब दे दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको, जो हिसाब मांग रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 3 साल का। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा 3 साल का हिसाब देने को तैयार है, आप दें जरा अपना 15 सालों का हिसाब। तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूक मार्च शुरू कर दिया है और ये काफिला जो है वो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। काफिला मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ रतुडेरो पहुंचा तो शहरियों की बड़ी तादाद ने तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अब इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रैली से खिताब किया और उस खिताब का छोटा सा हिस्सा शुएब ने भी आपके साथ शेयर किया, लेकिन उसमें सिंध के अवाम के हुकूक पर 15 साल से डाका डाला जा रहा है। ये अहम अल्फाज थे शाह महमूद कुरैशी साहब। उन्होंने कहा कि हम 3 साल का हिसाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन जरा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पूछिए कि क्या वो 15 साल का हिसाब देने के लिए तैयार है। वैसे बात तो बिल्कुल सच है। अच्छा, बात तो सच है, तो इसी मौके पर हम एक ऐलान भी करते हैं जरिए आप कि हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। चूंकि शाह साहब ने कहा है कि ऐसा करते हैं, एक डिबेट करवा लेते हैं जरदारी साहब की और इमरान खान साहब की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की डिबेट विद जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब। तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर पीपल्स पार्टी ये चाहती है, जो ये मार्च तो कर रही है, लेकिन आइए जरा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप जरदारी साहब से पूछ लीजिए किस दिन का वक्त वो देते हैं, यहाँ पर आ जाएं, फिर हम इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट कर लेंगे, वो भी आ जाएंगे और डिबेट करा लेंगे। फिर देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होता है कैसे। ये मार्च वार्च अपनी जगह, ये बैशिंग वैशिंग अपनी जगह, ये हुकूक की बात करना अपनी जगह, लेकिन जरा डिबेट होनी चाहिए, एक पढ़ी लिखी डिबेट होनी चाहिए कि मामलात क्या हैं, कैसे बेहतरी हो सकती है। ये बैशिंग रुक जानी चाहिए और अभी बाकी इस पर डिबेट होनी चाहिए। चले, मेरा ख्याल है क्विकली एक अपडेट देते हैं स्पोर्ट्स की भी। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान में इस उसको कहते हैं कि क्रिकेट का जो फीवर है वो ऑन बोर्ड है। और मुझे मुबारक यार, इतने वक्त के बाद मैं परेशान हो गई थी जिस वक्त हमारी ट्रॉफी सज रही थी, तैयार हो रही थी, और एक मोमेंट था देखने वाला पाकिस्तान सुपर लीग के इस टूर्नामेंट में। पहले तो हम लोग फिनाले में पहुंचे और फिर ये भी वैसे लॉर्ड्स के लिए किसी मौजूदे से कम नहीं था कि हम लोग फाइनल में पहुंचे और फिर फाइनल में ट्रॉफी। कहा जा रहा था मुल्तान सुल्तान को पूरे टूर्नामेंट की अनबीटेबल टीम रही है, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि इनको अगर शिकस्त दी, जो लीग के मुख्तलिफ मैचेस थे उसमें भी लाहौर कलंदर्स थी, और अगर फाइनल भी हराया तो लाहौर कलंदर्स ने हराया। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जाएगा कि मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। एग्जैक्टली, इतने हम्बल, इतने काम, अपनी टीम को वो इतना क्या कहते हैं हौसला दे रहे थे। बहुत ही उम्दा कप्तानी के रूप में हमें मोहम्मद रिजवान नजर आए, एक बड़े अच्छे बैटर के तौर पर भी हमें नजर आए। अब जरा ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं, अभी भी नहीं। सलमान इकबाल साहब ने क्या कहा था जरिए आप? कुछ कह नहीं सकता। हाँ, बेचारे कौन हुआ बेचारा? ये तो अब वही बता सकते हैं कि बेचारा कौन। ऑन अ वेरी लाइटर नोट, ये बच्चे वैसे भी गैर सियासी होते हैं सलमान इकबाल साहब। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। चले जनाब, अब बढ़ते हैं आगे। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की बात करनी है हमें। कौमी खिलाड़ियों की तैयारियां जो है वो जारी है और रावलपिंडी स्टेडियम में कौमी टेस्ट स्क्वाड जो है उन्होंने दूसरे रोज भी तरबियती सेशन में हिस्सा लिया, यानी वो तैयारी जमकर कर रहे हैं। फास्ट बॉलर हसन अली और फहीम अशरफ
इंजरी हुई, इसकी वजह से पहले टेस्ट से बाहर हो गए। अब उनकी जगह इफ्तिखार अहमद और वसीम जूनियर को स्क्वाड में शामिल किया गया था। वैसे तो एक तरह से यह है कि ज़ाहिर है दूसरों का मौका भी इस तरह से मिलता और जाता फिर है। वसीम जूनियर ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थ्रू आउट द पीएसएल, तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से उनका टीम में शामिल होना एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, ना सिर्फ पूरी टीम पर। हसन अली हमने देखा है कि उन्होंने वर्ल्ड कप भी खेला है और इसके अलावा वो डिफरेंट लीग्स भी, टूर्नामेंट्स भी खेलते रहे पाकिस्तानी टीम की तरफ से, तो यंगस्टर्स को स्क्वाड में शामिल करना एक हौसला अफजाई। बिल्कुल ज़ाहिर है वो फिर उन्हें मौका भी मिलता है, वो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, इसी तरह से वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद वसीम जूनियर 3 रोजा आइसोलेशन के बाद अब स्क्वाड जो है वो ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच है ये 4 मार्च से रावलपिंडी में शुरू होगा। ये तो हमने बात पाकिस्तान टीम की है, ऑस्ट्रेलियन टीम की बात भी करते हैं और पाकिस्तानी निजात उस्मान ख्वाजा का जिक्र भी कर लेते हैं। कल जब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, वो जो उर्दू में उनकी गुफ्तगू थी ना क्वेश्चन आंसर सेशन में, बड़े मजे की थी, तो वो एक हिस्सा हमने निकाला है, आपको जरा सुनवाते भी हैं। चलें कुछ देर में आपको सुनवाते, जो कि द वे ही वाज नरेटिंग दिस, वो यहाँ की पैदाइश और उसके बाद जो उनकी मेमोरीज थी वो शेयर करते, तो मैंने फिर सोचा कि चलो हम जरूर आपके साथ वो पार्ट रखेंगे, तो प्लीज जरा प्ले कीजिएगा। यहाँ पाकिस्तान में खेलना, रावलपिंडी में खेलना, जब मैं पैदा हुआ था इस्लामाबाद में, मैं ग्राउंड पे खेल भी था। जब मैं छोटा था मैं ग्राउंड पे गया था रावलपिंडी में, तो वापस आने में मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, सारे मेरे टीम मेट्स भी बहुत एक्साइटेड हैं। जो टीम हमारे पास है, सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड हमारी टीम में खेल रहे हैं अभी, और बहुत जी चाह रहा है पाकिस्तान के साथ खेलें, स्पेशली इन पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया में तो खेला हुआ है, पाकिस्तान हमने ओन कंडीशंस में खेले हुए नहीं है, तो हम बहुत सारे I'm looking forward to it and I'm also hoping कि क्राउड भी काफ़ी अच्छा हो, पैक्ड आउट स्टेडियम, हमारे लिए जितने भी और लोग आते हैं सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को, वर्ल्ड क्रिकेट को। आई थिंक सबको शौक आ रहा है, सो इंशाल्लाह सबको वहाँ देखेंगे और मैच अच्छा होएगा। बड़ा ही मजे की उर्दू बोल रहे थे उस्मान ख्वाजा साहब, और बड़ा मजा भी आ रहा था। और हम लोग इस तरह की उर्दू अपने पठान बहन भाइयों को अक्सर बोलते हुए देखते हैं और बाकी लोगों को भी देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक अच्छा था कि थोड़ी सी, कहते हैं कि उर्दू पर आपकी इतनी कमाल महारत नहीं होती, पुख्तगी के साथ आप वो जुमले इस्तेमाल नहीं करते, तो उस्मान ख्वाजा साहब भी हमें कुछ उसी तरह से गुलाबी उर्दू में नजर आए। तो वो आई लव्ड हिज एक्सेंट बाय द वे, तो बड़ा मजा आया उनकी गुफ्तगू सुन के। और जिसको दर्द हुई है कि ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पर क्यों आई है, उसका जिक्र आज हम प्रोग्राम में आगे चलकर करेंगे कि हमारा दुश्मन क्या साजिश कर रहा है और साजिश को हम बेनकाब कैसे करें, इस पर करेंगे बात आगे चलकर। एक अच्छी खबर हमारे पास और भी है, वो शेयर करते हैं। एक प्राउड मोमेंट है जनाब, और वो इसलिए है कि एहसन चुगताई साहब नॉमिनेट हुए फर्स्ट एवर पाकिस्तानी अमेरिकन एज न्यूयॉर्क मेयर। तो जनाब न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए हैं, पाकिस्तानी हैं एहसन चुगताई साहब, सीनियर एडवाइजर ऑन साउथ एशियन मुस्लिम अफेयर्स, और ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ज़ाहिर है एक बहुत अच्छी खबर है जो न्यूयॉर्क में बसती है, और इसलिए वो इसको सेलिब्रेट भी करें, तो मुबारकबाद हमारी तरफ से भी। और पाकिस्तानी काउंसलेट जनरल न्यूयॉर्क ने भी ये खबर शेयर की है ट्विटर पर, और मुबारकबाद भी उनको दी है। अब जनाब बढ़ते हैं आगे, और यूएन के तहत कौन सा दिन मनाया जा रहा है उसी की बात करें, क्योंकि जब हम लोग इनकी जिक्र कर रहे थे ना कि ये न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए हैं, तो यहीं पर एक अच्छी खबर कुछ इस तरह से भी है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दुनिया भर में इम्तियाजी सुलूक के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। वो मैं इसलिए भी पुरानी खबर से, पिछली खबर से रिलेट कर रही हूँ कि यहाँ पर अब कोई, जब हम लोग कहते हैं कि इम्तियाजी सुलूक का खात्मा हो रहा है, बिलखुसूस जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं स्टेटस को का खात्मा हो रहा है, तो आज इस दिन को दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो अपनी भरपूर सलाहियतों के पेश नजर अब दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े ओहदों पर तैनात भी हो रहे हैं। अब इस दिन का मकसद दुनिया भर के लोगों को ये बावर कराना है कि हर शख्स इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का हक लेकर पैदा हुआ है। और इसी दिन की मुनासिबत से ज़ाहिर आगाही दी जाती है कि जो कमज़ोर और ताकतवर है इसमें इम्तियाज़ करने के बजाय हर एक फ़र्द के साथ एक जैसा सलूक या बर्ताव किया जाए और सबके लिए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अब इसी खबर को मैं एक और मामले के साथ लिंक भी करता हूँ। एक बात जो इमरान खान साहब कहते हैं, दो नहीं एक पाकिस्तान, ये जो फ़र्क है ना, ये जो इम्तियाज़ है, इसे ख़त्म किया जाए, इसे ख़त्म किया जा रहा है पाकिस्तान की सतह पर भी। ज़ाहिर है ग्लोबली होना चाहिए, तो हमने अपने लेवल्स पर जो काम किया हमने सोचा उसका जिक्र भी यहाँ पर हम ज़रूर करते हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, आज एक मौजू हमने जिसका इंतखाब किया वो है रेयर डिजीज़ेज़। बहुत कम होती हैं लेकिन मुतासर जिसको करती हैं उसके लिए तो शायद ऐसा है कि ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। ये बीमारियां पाकिस्तान में क्या शरह है, दुनिया में इसकी क्या शरह है, थोड़ा सा इस पर भी आज बात करेंगे। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। ज़ाहिर है कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसका इलाज नहीं होता, आपको मैनेज करना होता है, अपनी लाइफ रूटीन थोड़ी चेंज करनी होती है। थोड़े स्टैट्स शेयर करते हैं कि अमूमन 2000 में से एक फ़र्द, एक बच्चा इससे मुतासर होता है। और अगर हम दुनिया भर में देखें तो तकरीबन वो फिगर 2500 के करीब है। 2500 में से एक बच्चा इससे मुतासर होता है, एक फ़र्द इससे मुतासर होता है। अब ऐसे में पाकिस्तान या फॉर दैट मैटर जो डेवलपिंग नेशंस हैं, अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पर ज़ाहिर है ऐसे मराकज़ बहुत कम है, ऐसे इदारे बहुत कम है जो स्क्रीनिंग कर रहे हो, जो आगाही दे रहे हों, जो पेरेंट्स को बता रहे हो, समझा रहे हो, क्योंकि ज़ाहिर पेरेंट्स को पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल अभी हम ब्रेक में डिस्कस करते कि मेटाबॉलिज्म रिलेटेड ये डिजीज़ होती हैं। अगर बच्चा हज़म नहीं कर रहा, आप कुछ खिला रहे हैं उसको, प्रोटीन वो हज़म नहीं कर रहा या दूध वो नहीं पी रहा, लैक्टोज रेजिस्टेंट अगर उसका सिस्टम हो रहा है तो क्या मामला है? ये क्या जेनेटिक्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं या क्या मामला होता है? और इसमें ज्यादातर ये भी शेप कि जो जेनेटिक हम लोग बात करें जो जेनेटिक यहाँ पे इश्यूज नजर आ रहे हैं, वहाँ पे इसकी रेशियो ज्यादा है, वो 70% है, रिमेनिंग 30% है वो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो इसके ऊपर जो है वो असरअंदाज होता है। तो इसी मामले पर आज बात करते हैं। एक ऐसे इदारे के डायरेक्टर एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अली रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे जानते हैं कि बेसिकली ये रेयर डिजीज है क्या, पाकिस्तान में क्या रेशियो है और उनका इदारा क्या कर रहा है? उनका इदारा क्या कर रहा है? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जरा हमारे नाज़रीन को आसान अल्फाज में थोड़ा आपने समझाना है कि ये बेसिकली रेयर डिजीज क्या है। जैसा आपने बड़ा राइटली कहा कि 2500 में से एक फ़र्द मुतासर करती है, तो अगर आप खुद ही पॉपुलेशन देख लें 10,000 में से 4 को करेगी। तो इस तरह आम आदमी को इसका कोई आइडिया इसलिए नहीं होता कि जब तक इसकी तरफ कोई तवज्जो ना हो या डॉक्टर्स की ट्रेनिंग ना हो, अवाम में शऊर ना हो, इदारों के अंदर वो सहूलियात ना हो जिससे आपने इन्हें डायग्नोज करना होता है, तो तब तक आप इन तक नहीं पहुंचते। तो इसलिए ज़्यादातर ऐसे बच्चे जो इन बीमारियों का शिकार होते हैं उनके सिम्टम्स तो कॉमन सिम्टम्स होते हैं। जिस तरह अगर किसी को दूध हजम नहीं हो रहा तो उसका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा और उसको फिट्स पड़ने शुरू हो जाएंगे। वो जब फिट्स के साथ पहुंचेगा वो देखेंगे शुगर लेवल कम है, वो उसको ग्लूकोज देंगे, लेकिन वो परसिस्ट करेगा मसला। उसी में उसका लिवर भी डैमेज हो सकता है, उसी में उसका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। अब जब तक वो इस बात पे पहुंचेंगे कि ये बीमारी क्या थी, अनफॉर्चुनेटली हमारे ज़्यादातर बच्चे ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। अब ये लेवल ऑफ सस्पिशन है आपका कि जब आपके पास बच्चा आया तो आप सोचें अगर इससे कोई कॉमन इशू नहीं है तो इसको क्या हो सकता है। सर, ये वही लम्हा है जब हम देखते हैं कि छोटे से नॉर्मल बच्चे को अंदर रखा जाता है रूम्स में, इंक्यूबेटर पे, हाँ, 6-6 दिन के लिए, फिर बच्चे चले जाते हैं। इंक्यूबेटर तो बेसिकली एक ऐसी एनवायरनमेंट है जो बच्चे वक्त से पहले आ जाएं, ज्यादातर उनके लिए इस्तेमाल होता है, बिकॉज उनके लिए वार्मथ क्रिएट करना, ह्यूमिडिटी क्रिएट करना, और किसी भी सिक बच्चे को जो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो उसमें रखा जाता है। अब हम आ जाते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर कि ये हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है, बाहर क्या सूरत हाल है। देखिए, सन 1960 में पहली दफ़ा एक साइंटिस्ट ने अपने ही बच्चे को डायग्नोस किया, जो आपने अक्सर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स पर देखा होगा, लिखा होता है पीके फिनाइल एलानिन फ्री। अब ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो वो हजम नहीं करते थे और उसकी वजह से जो टॉक्सिक चीज़ें पैदा होती थी उससे उनका ब्रेन डैमेज हो जाता। तो उसका अपना बच्चा एग्रेसिव था, उसको फिट्स पड़ते थे और उसके डिफरेंट फीचर्स थे। तो उसी को डिस्कवर करते करते उन्होंने, उनका नाम सर रॉबर्ट गुथरी था, तो उन्होंने गुथरी कार्ड की जो डिवाइस आज यूज़ होती है, कार्ड फिल्टर पेपर स्पेशली, वो उन्हीं का बनाया हुआ है। वो एक शख्स ने अपने बच्चे के उसको करते करते किया। बिल्कुल। तो वहाँ से 1960 से इसकी हिस्ट्री शुरू होती है। तो दूसरा जो कॉमन डिसऑर्डर इसके अंदर ऐड हुआ वो पैदाइशी तौर पे थायराइड हार्मोन की कमी है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हम जब पेरेंट्स को कहते हैं ना कि आपका जो बच्चा पैदा हुआ है तो आपने 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, पैदाइश के पहले हफ्ते के अंदर इसका थायराइड जरूर चेक कराना है। अच्छा, वो हमने उल्टा सवाल करते हैं, ये तो हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं। अच्छा, कसूर उनका नहीं है, मैं समझता हूँ हमारा है। हमने ही उन्हें ये आगाही नहीं दी कि भाई ये चीज़ मुतासिर करती है। कितने बच्चों को मुतासिर करती है दुनिया में? 4000 में से एक, 2500 में से एक डिफरेंट कंट्रीज़ में। हमारे मुल्क में जितनी स्टडीज़ अभी हुई हैं, आगा खान में हुई हैं, लाहौर में हुई हैं, इस्लामाबाद में हुई हैं, खुद जीबी फाउंडेशन जिस इदारे से मेरा ताल्लुक है वो स्क्रीनिंग पे ही काम कर रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि 600 में से एक बच्चा भी मुतासिर हुआ है। मतलब 4 गुना हम उसका देख रहे हैं। हाँ जी।
1000 में से एक बच्चा, 800 में से एक बच्चा, और शराब पाकिस्तान में तो फिर खासी ज्यादा है। हाँ, लेकिन इसको हम अभी पूरी कंट्री पे नहीं डाल सकते, लिमिटेड डेटा है। Okay. जिस तरह हमने 45,000 बच्चे स्क्रीन किए। नहीं, लेकिन आई एम सॉरी सर, लेकिन ये जो स्क्रीनिंग आप करते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है? एक रैंडम स्क्रीनिंग होती है या कोई कुछ सिम्टम्स के साथ अपीयर हो तो स्क्रीनिंग होती है? बिल्कुल, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखिए, स्क्रीन एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। आपने अगर बच्चे को डैमेज होने दिया ना, तो अब तो आप इलाज करेंगे उसका, अब तो उसको स्क्रीन करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है। नुकसान भी शुरू हो गया, तो नुकसान ही तो आपने मिनिमाइज करना है, तो वक्त से पहले स्क्रीनिंग करनी होती है। और हमारे यहाँ लोगों में शऊर नहीं है कि स्क्रीनिंग हो सकती है, इसी शऊर को हम बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अंदर अमूमन हर मुल्क का अपना प्रोटोकॉल होता है। सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो हर बच्चे की 18 से 36 बीमारियां स्क्रीन करता है, क्योंकि जहां जहां इंटर मैरिजेस ज्यादा है, जाहिर बात है वहां बीमारी खानदान में फले फूलेगी। मैं कतर की मिसाल देता हूं, वहां 1300 में से एक बच्चे मुतासिर है। अब हम ग्लोबल इंसिडेंस की बात कर रहे थे 2500, तो 1350 में से एक बच्चा क्यों मुतासिर है? 40% इंटर मैरिजेस है। ओके। अब अगर हम पाकिस्तान में आ जाए, अब शहरों को थोड़ा सा अगर हम छोड़ दें, जी जी, तो आप जरा सा बाहर चले जाएं, तो बरादरी से बाहर कोई नहीं करता, बिल्कुल जात से बाहर कोई नहीं करता, सोच में पड़ जाते हैं लोग, सैयद नॉन सैयद में कोई नहीं करता। ऐसे ही है। और उससे क्या होता है नुकसान कि जीन्स आपकी अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होती रहती है, और वो जो कॉम्बिनेशंस हैं, अनफॉर्चुनेटली जिस खानदान में भी बीमारी है, तो आपको इन चीजों को जरूर देखना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कजन मैरिज ना करें। आप देखें, अगर कोई मसला है खानदान में, तो फिर आपको मोहतात होना है। इसका मतलब ये है सर कि अगर फॉर एग्जांपल कजन मैरिज हो या खानदान से बाहर भी शादी है, कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं जो कि करा लिए जाएं तो फिर इन बीमारियों से बचा जा सकता है। वो टेस्ट कौन कौन से हैं सर? सर देखें, अगर मैं पैदाइश पे बात करूं, जिस तरह अगर मैं बहुत बेसिक टेस्टों की बात करूं, तो गुथरी कार्ड के ऊपर वो कम से कम 5 से 6 टेस्ट इंग्लैंड या आयरलैंड में भी करते हैं। ठीक। वो वहाँ की 5-6 कॉमन बीमारियां हैं, जिसमें से एक थायराइड की कमी है, एक PKU है, बायोटिनिडेज है, एक एंजाइम की कमी है जो स्टीरॉयड जनरेशन में काम आता है, इस तरह हीमोग्लोबिनोपैथीज है। ये हर बच्चे का होता है। तो सर, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन 5-6 बीमारियों में से कौन से बच्चे मुतासिर होते हैं? अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर ये चीज लाने के लिए तो हमें पूरा मैस स्केल पे एक बड़ा पायलट प्रोग्राम लेकिन अभी तक जो आपने 45,000 बच्चों की हमने उसमें जो सबसे एक ही बीमारी को चुना है जो सबसे कॉमन है, जो इजीली डायग्नोज, क्योंकि हम जब स्क्रीन करते हैं तो जरूरी नहीं जो स्क्रीनिंग पॉजिटिव है उसमें बीमारी भी हो। ठीक है। तो हमने ये देखा कि स्क्रीनिंग पॉजिटिव को जब हम लैब से कंफर्म करते हैं तो उसमें फिर पता चलता है कि बीमारी वाकई है, नंबर 1। नंबर 2, उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हो और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हों, और अगेन आप उसे वक्त पे स्क्रीन करें। तो थायराइड हार्मोन जो हमने जीबी फाउंडेशन के तहत ये प्रोग्राम किया, वो पिम्स में भी है। पिम्स रूम नंबर 1 के अंदर फ्री स्क्रीनिंग होती है। इसके अलावा लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में फ्री स्क्रीनिंग होती है। इसके अलावा गिलगिट DHU में है, इज्जत अली शाह वाकैंड में है, रहीम यार खान, कुछ हॉस्पिटल्स में हमने अपने पायलट प्रोग्राम्स किए हैं। तो सर, कौन से पेरेंट्स को आप रिकमेंड करेंगे कि आप जाएं स्क्रीनिंग कराएं, या कि आप रिकमेंड करेंगे सबको कि आप जाएं? थायराइड हार्मोन में हर बच्चा जो पैदा होगा उसकी स्क्रीनिंग होगी। ओके। क्योंकि हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में 1000 में से एक बच्चा मुतासिर हो रहा है ऑन एवरेज। और आपको ये भी आइडिया भी नहीं होगा, आई एम सॉरी जो मैं आपको ऐड करूंगा थोड़ा सा, पाकिस्तान में रोजाना 1800 बच्चे पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल है। अगर आप 1000 में से एक बच्चा ले लें तो इसका मतलब है रोजाना 18 बच्चे स्क्रीनिंग मिस कर रहे हैं, और वो उसकी अभी आपको ये आइडिया नहीं है कि होता जा रहा है। इससे होता क्या है। अगर वो थायराइड हार्मोन के बगैर नशोनुमा पाते हैं तो हर एक दिन के बाद उनका ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है, और वो डैमेज उनके IQ को मुतासर करता है, हमेशा हमेशा के लिए उनके इंटेलेक्ट को मुतासर करता है, उनकी जिस्मानी सलाहियतों को, और वो अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा बिल्कुल एक डम बच्चा बन जाता है, जिसकी ग्रोथ भी नहीं होती, ज़हनी और जिस्मानी दोनों। अच्छा, वो किसी वजह से डायग्नोज हो गया, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा जिसको कब्ज रहती है, सोया रहता है, मोटा बहुत हो रहा है, ये बोलता नहीं है, मतलब डिपेंड करता है किस स्टेज पर आपके पास आया। अब आपने उसे डायग्नोज तो कर लिया, और आपने थायरॉक्सिन जो बहुत ही सस्ता इलाज है, 1 रुपए की भी गोली नहीं है, आपने वो शुरू कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डैमेज ब्रेन को हो चुका है रिवर्सिबल है वो। तो आप 18 बच्चे रोजाना इसका शिकार हो रहे हैं। तो सर, ये टेस्ट कितने कॉस्टली होते हैं कि पाकिस्तान में उस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब इनके नॉर्मल रूटीन में नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपने कहा ना योमिया हमारे यहाँ 1800 बच्चा अगर पैदा हो रहा है, तो डिफरेंट चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी क्यों ना, तो वहां पर स्क्रीनिंग का अमल तो मौजूद होना चाहिए। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, अब मैं यहाँ बताता चलूँ, स्क्रीनिंग पाकिस्तान में कोई नहीं करता स्वाय जीबी फाउंडेशन। ठीक। क्योंकि स्क्रीनिंग के लिए आपको अलग सेटअप बनाना पड़ता है। ज्यादातर लोग जो यहाँ पे, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो अच्छे, और कुछ सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो मरीज को जब डिस्चार्ज करें न्यूबॉर्न को, तो उसके पेरेंट्स को बताए कि ये टेस्ट इसलिए जरूरी है कि अगर ये निकल आता है तो आपके बच्चे को ये नुकसान हो सकता है।
तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ वो थायराइड के टेस्ट लिखते हैं और उनमें से कुछ पेरेंट्स करवाते हैं, कुछ नहीं कराते। जिनसे मैंने पूछा आपने क्यों नहीं कराया, जब उन्होंने कहा क्योंकि सारी बातें हमारे पास भी आते हैं, तो कहते हैं वो जी हमने कहा बच्चे का ब्लड देंगे, छोटे से बच्चे का सुई लगेगी उसको। अच्छा, जब मैंने उन्हें ये बताया कि अगर ये तशखीस मिस हो जाती तो नुकसान क्या होता, वो कहते हैं अभी कर लें। तो ये भी मैं अपने डॉक्टर भाई साहबान उनसे कहूंगा गाइड करें कि वो जब उनको बताएं ये जरूरी है तो क्यों जरूरी है जरूर बताएं। इसके बगैर फिर उनके अंदर मैसेज नहीं जाता। मैंने आज तक किसी पेरेंट को इनकार करते नहीं देखा जिसको मैं ये बता दूं कि ये क्यों जरूरी है। ऐसे ही सर, क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो सबसे जरूरी है कि उसका बच्चा जो है उसकी सेहत अच्छी रहे, तो इसलिए अगर आपसे गाइड करेंगे वो टेस्ट जरूर कराएगा। दैट मींस अ सिंपल ब्लड टेस्ट, स्क्रीनिंग की बात सिंपल। अच्छा, मैं आपको स्क्रीनिंग और एक्चुअल का भी थोड़ा सा डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मेथड भी बता दूं और कॉस्ट भी बता दूं। स्क्रीनिंग, बच्चा अगर गिलगित में एक गांव में पैदा हुआ है तो स्क्रीनिंग के लिए तो आपने जिस तरह ब्लड शुगर का एक कतरा निकालते हैं, इस तरह 2-3 कतरे प्रॉपर मोटे से लेने और उसको आपने गुथरी काट के ऊपर फिल्टर पेपर पर डालना है, वो जज़ब कर लेगा। ओके। आधे घंटे में खुश्क हो जाएगा। ओके। अब आप उसको लिफाफे में डालें और कोरियर कर दें। हमारे पास जितने सैंपल्स कोरियर से आते हैं वो ड्राई ब्लड स्पॉट से होती है। आपके बच्चे को किसी सेंटर में नहीं जाना, आप किसी को भी ट्रेन कर सकते हैं वहां पे, लेडी हेल्थ वर्कर को, ये लोग खुद कर सकते हैं, खुद इतना आसान है। तो वो कार्ड वहां प्रोवाइड करना होता है। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्टर पेपर्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अमेरिका। ठीक है। अच्छा, ये तो स्क्रीनिंग का एक मेथड हो गया। अच्छा, इस्लामाबाद में हमने वो लैब बनाई हुई है जो रोजाना तकरीबन 300 के करीब टेस्ट करती है। ये एक सिंपल तरीका है। अच्छा, अगर आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सपोज मैं कहता हूँ स्क्रीनिंग पे इस वक्त जो हमारा लोड है उस पर हमें जो खर्चा आ रहा है 700 रुपये फी टेस्ट आ रहा है, ठीक। लेकिन जब मैं थायराइड हार्मोन की एक्चुअल टेस्टिंग कराने लैब में जाता हूँ और वहाँ 2 cc सीरम देता हूँ, अब मेरी डिपेंडेंस होगी कि मेरे गांव में नहीं ये टेस्ट होगा, मुझे शहर आना पड़ेगा। अब मेरे मसाइल शुरू हो गए, मैं नौकरी करता हूँ, मैं छुट्टी मिल सकती है नहीं मिल सकती है, खानदान वाले इस मसले को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। सो मेनी फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सोशल फैक्टर तो माँ का दूध भी नहीं पीने देते बच्चे को, कितनी है हमारा मसला है। तो ये तो एक टेस्ट है जिसमें खून देना है। वो दादी कहेगी, मैं दादी को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, कोई बुजुर्ग भाई छोटे जो बच्चे को लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब वो शहर आएगा, काम छोड़ेगा, सब कुछ होगा, लैब में वो उसका सैंपल लेंगे, एवरेज कॉस्ट 2500 रुपये है। अच्छा, स्क्रीनिंग की कॉस्ट और भी कम हो सकती है अगर मैसिव लेवल पे की जाए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट होंगे उतनी कॉस्ट नीचे आ जाएगी। क्यों? वो जो रिएजेंट्स बाहर से देते हैं, देयर काइंड एनफ टू ऑफर मोर डिस्काउंट्स। अभी हमें तो वो जहां हम 2 रिएजेंट उनसे खरीदते हैं वो एक हमें फ्री देते हैं बिकॉज वी आर डूइंग अ वेलफेयर जॉब। तो मैं हैरान होता हूँ कि गोरे हमारे मसलों को समझते हैं, हम खुद नहीं समझते। तो अब आप सोच लो कि अगर 1000 बच्चे की आपने 700 रुपए के ऊपर की है या चलो 500 पे की है तो 500,000 आपकी कॉस्ट आएगी स्क्रीनिंग की। और अगर 1000 बच्चे को आप 2500 से मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस्ट वुड बी 4 टाइम्स मोर, 5 टाइम्स मोर। तो एक्चुअल ब्लड की मुश्किलात भी ज्यादा है। अच्छा, अब मेरी स्क्रीनिंग पे 1000 में से एक बच्चा निकल आया, अब मैं सिर्फ इसी को एक्चुअल टेस्ट के लिए भेजूंगा, या 2 निकल आए तो सिर्फ 2 या 3 बच्चे होंगे जो 2500 खर्चेंगे। उस तरह पूरे के पूरे 1000 बच्चे 2500 खर्चेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये भी बताइए कि ये तो एक जब स्क्रीनिंग का अमल है, एक तो आप बर्थ टाइम पर कर रहे हैं, और या ये भी बता दीजिए कि अगर उस दिन ये चीज मिस हो गई है या किसी ने आपको बाद में गाइड किया है तो पैदाइश के कितने वक्त के अंदर अंदर आप ये स्क्रीनिंग का अमल करवा सकते हैं? देखिए, स्क्रीनिंग यूजुअली जो की जाती है ना बच्चे के 2 दिन के बाद की जाती है अमूमन, क्योंकि माँ का दूध पी रहा हो बच्चा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक हार्मोन की मैंने मिसाल दी ना, इसमें भी आइडियल यही है कि आप 2 दिन बाद करें, क्योंकि देयर इज अ फॉल सर्ज इन द थायराइड लेवल राइट आफ्टर द डिलीवरी। ओके, तो आप 2 दिन बाद करें, ठीक, और जल्द अज जल्द करें क्योंकि ब्रेन डैमेज हो रहा है। अच्छा, अब मैं अगर आ जाऊँ दूसरी तरफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ, तो लिवर डैमेज हो रहा है, ब्रेन डैमेज हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ मसाइल का शिकार हो रहा है। तो इट हैज टू बी डन विद इन द फर्स्ट वीक और विद इन द फर्स्ट 10 days। बट डिले हो जाए तब भी आप करवाएं। देखिए, स्क्रीनिंग तो जितनी जल्दी कराएंगे तो आप उसको बचा सकेंगे। अगर एक दफा उसको सिम्टम्स आने शुरू हो गए, डैमेज स्टार्ट हो गया, राइट। अच्छा, अगेन दूसरी बात ये कि सिर्फ ब्लड स्क्रीनिंग नहीं है, बाहर जो बच्चे डिस्चार्ज होते हैं उनकी उसी दिन हेयरिंग असेसमेंट भी हो जाती है, पहले दिन के बच्चे की, बिकॉज 1 in 300 आपकी हेयरिंग इश्यूज भी हैं। इसके अलावा 1 in 300 आप सोचें, ये बहुत बड़ी फिगर है, कॉमन थिंग, सच बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। आपको सिर्फ एक सिंपल डिवाइस रखनी है। पिम्स के स्क्रीनिंग रूम में हमने वो भी रखी हुई है, वो हमें डोनेट की पाकिस्तान ईयर फाउंडेशन है, डॉक्टर नदीम मुख्तार है, ऑडियोलॉजिस्ट लाहौर में, ही वाज वेरी काइंड कि उन्होंने वो हमें डोनेट की और वो हमने पिम्स में रखी हुई है, जहाँ पे पिम्स में हाई रिस्क बच्चों के होते हैं अभी, क्योंकि अदरवाइज सैंपल ज्यादा हो जाते हैं। हाई रिस्क वो बच्चे हैं जो आईसीयू से डिस्चार्ज हुए हैं, जिनको एंटीबायोटिक्स मिल गया तो उनकी समात को खतरा हो सकता है। ओके,
तो फिलहाल तो वो वहाँ पे हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ इसको हर जगह होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जहाँ ये स्क्रीनिंग है वहाँ आपकी फिजिकल असेसमेंट भी है, हिप्स की स्क्रीनिंग है कि समटाइम्स हिप्स अपनी सॉकेट में नहीं बैठते, और अगर आप उन्हें बर्थ या फर्स्ट 2-3 मंथ्स में डिटेक्ट नहीं करेंगे तो वो जिंदगी भर उनकी, तो 1 साल में जब बच्चा चलना शुरू होगा तब डिटेक्ट होगा, तब इलाज हो चुकी है, तब ऑपरेशन से इलाज। बिल्कुल कॉस्ट ज्यादा और रिजल्ट्स भी बैड है। दैट मींस सर कि ये स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा अहम है सर। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे और आपने जिस तरह एलेबोरेट किया। हमने सिर्फ थायराइड के एक मसले को लेकर ज्यादा डिस्कशन की, लेकिन उसका मकसद ये था कि हम समझ पाएं कि एक बच्चे की पैदाइश के बाद स्क्रीनिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि स्क्रीनिंग में जब डिटेक्ट हो जाए कि बच्चे को खुदा ना खास्ता फ्यूचर में ये मसला लाहक हो सकता है, फिर आपके टेस्ट और फिर ज़ाहिर है उसके बाद आप उसे दवाइयों से या वट एवर द ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड आप वो करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वापस आएंगे, साथ रहिए। थैंक यू। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी बुनियाद उन उसूलों पर रखी गई है जिन उसूलों पर चल के कोई नाकाम हो ही नहीं सकता। इक़्तिदार अल्लाह का होगा और हुक्मरान के पास वो एक अमानत के तौर पे होगा। रियासत मदीना का जो मैसेज बताते खुद है जी सर, वो यही है कि इंसाफ आम आदमी तक इंसाफ पहुंचे। रियासत मदीना कोई घर है जो वो इमरान खान बनाएगा, इन लोगों ने बनाने, जो लोगों ने उल्टा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो इसमें तो मुजरिम है हम सारे, उसको तो अजर मिल रहा है। आप हमारे इज्तिमाई रवैये अगर देखें, मीडिया है, सियासत, बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, सोशल मीडिया है, आपको लगता है कि इनकी अखलाकियात ऐसी होनी चाहिए? एहतसाब जो है ना वो पब्लिक के दिलों में होना चाहिए। मैं एक स्कूल बनाना चाहती हूँ। पाकिस्तान के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज एंड लैंडस्केप्स हैं, सारे पाकिस्तानियों के अंदर उनकी इम्पोर्टेंस उजागर की जाए। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। ना सिर्फ इंटरेस्टिंग टॉपिक है बल्कि एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी भी हमारे साथ मौजूद है। कहते हैं कि बहुत सारे लोगों में अल्लाह ताला ने बहुत सारे हुनर दिए हुए होते हैं, इसी तरह जो हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हजरात हैं वो खाली सिर्फ रिपोर्टिंग की हद तक ही महदूद नहीं रहते बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। एक जुमला, हाँ, वैसे तो लाइटर नोट पे कहा जाता है कि सहाफ़ी ना बड़ा हवा में उड़ रहा है, इसको सच साबित कर दी पाकिस्तान ने उसकी बात। एग्जैक्टली। और वो हवाओं में किस तरह से उड़ते हैं कि अपने बीपर्स की वजह से, अपने तज्जियों की वजह से, या फिर बाकी कोई ना कोई करतब वो दिखाना जानते हैं। तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसे इदारे हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं जहां पर वो इस चीज़ के हवाले से अपना सहाफती किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वो फजा में उड़कर कुछ बहुत अच्छे बड़े नुमाया करतब भी दिखाते हैं। एग्जैक्टली जनाब, हम बात करें उनकी जो एरोबैटिक्स से बड़ा उनकी मोहब्बत है, तो फजाओं में उड़ते हैं, करतब दिखाते हैं, इसका जरा आप जिक्र किया जनाब। उनके पास PPL नाइट रेटिंग के साथ प्राइवेट पायलट लाइसेंस और एरोबैटिक्स रेटिंग है। एक फ्रांसीसी कैनेडियन साहब है, उनके साथ उनकी शराकत के साथ एक जहाज के ये मालिक भी है। आधा जहाज इनका अपने, आधा उन साहब का है। और अब ये ऐसे है, ये ऐसे हम उनसे पूछेंगे आगे चलकर। एट द सेम टाइम वो साल में तकरीबन 2 दफा जो है ना बच्चों को ओरिएंटेशन भी देते हैं। तो 15 बच्चों का ग्रुप हो या 21 बच्चों का ग्रुप हो, उन्हें ओरिएंटेशन देते हैं कि अच्छा कैसे आप सीख सकते हैं अगर आपका शौक है। तो बच्चों को वैसे भी शौक होता है हवा में उड़ने का, तो वो सीखते भी हैं। जनाब, हम बात करें इमरान अकरम साहब की, जो कि आज हमारे बने हैं मेहमान। उन्हें कहते हैं गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाफ़ी हैं कि पायलट हैं? दोनों। ज़्यादा बेहतर क्या करना जानते हैं? बाय प्रोफेशन तो आई एम ए जर्नलिस्ट। ओके, तो ज़्यादा मज़ा जर्नलिज्म में आता है या उड़ने में आता है? फ्लाइंग, बिकॉज फ्लाइंग वाज अ पैशन। ओके, तो ये आपने जिस तरह से बच्चों के साथ भी आप इस चीज़ को लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको भी बचपन से ही शौक था? जी बिल्कुल। तो तभी आपने इस चीज़ को लेकर कंटिन्यू किया? हाँ जी बिल्कुल। और अगर आपने यूं हाँ और जी और इस पर काम सब चलाया ना सब, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन यकीनन करूंगा। प्लीज। हाँ जी, बचपन से ही शौक था मुझे, और लेकिन चूंकि मैंने FSC नहीं की, मतलब मैट्रिक के बाद मेरी जो एजुकेशन है आगे वो आर्ट्स में है। अच्छा, तो इसके लिए साइंस चाहिए, मतलब उसमें तो यहाँ पे तो मोस्टली आप है कि एयरफोर्स में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब मैं कनाडा गया तो वहाँ पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इसको परसू कर सकता हूँ जनरल एविएशन में। ओके, तो वहाँ पे यानी कि इसको मैंने किया। फिर एज ए नेविगेटर आपने जी स्टार्ट। कितने साल हो गए आपको
एज एन एविएटर? लेट्स से 2 years. अभी तो कुछ अभी वक्त अपने है। कुछ वक्त। और आपको उसकी ट्रेनिंग में कितना टाइम लगा? मैं इस मामले में थोड़ा सा लगी था, मतलब चूंकि इसकी ट्रेनिंग बहुत कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है। ओके। तो जो मेरी सोलो फ्लाइट थी वो थी 12th आवर के बाद। ओके। यानी कि दैट इज़ क्वाइट गुड। तो मुझे इतना टाइम नहीं लगा, टू बी वेरी फ्रैंकली, मतलब अराउंड 6 months PPL जो है वो लेने में। और फिर मेरा ख्याल है वक्त और भी कम लगा क्योंकि जहाज़ ही खरीद लिया, आधा ही सही। जी हाँ, बिल्कुल। वो ये है कि ये चूँकि एक शौक़ है और एक मेरा पैशन है, तो मेरा ये था कि एक होना चाहिए आपकी एक फ्रीडम जो है वो हो आपके पास फ्लाई करने की, मतलब बजाय इसके कि आप किसी स्कूल में जाएं, उधर से रेंट करें और फिर जो है उसको फ्लाई करें। तो आपने कहा अपना जहाज़ होना चाहिए। तो जब बच्चों को आप ओरिएंटेशन देते हैं, इस पर थोड़ा सा प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि साल में 2 बार 15 से 21 बच्चे जिनको ओरिएंटेशन देते हैं, क्या प्लान होता है? जी, वो एक्चुअली उसकी डिटेल कुछ इस तरह है, चूँकि मुझे ही शौक़ है और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी, आई एम बेस्ड इन मॉन्ट्रियल, राइट, तो जो हमारी कम्युनिटी वहाँ पे बेस है वो तमाम फील्ड्स में आए। तो मेरी चूँकि एविएशन की इसमें थोड़ी सी वो है बैकग्राउंड है, सही, तो मेरा था कि हमारे जो कम्युनिटी के बच्चे हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी के, एज फ्राम 11 to 13, ठीक है, जो है वो इसमें आगे आएँ और एक्सेल करें। तो मैंने ये प्लान किया कि 21 या 15 का एक वो जो है ग्रुप बना के, तो उनको ग्राउंड की जो मतलब इसकी सारी डिटेल्स हैं वो भी बताना, और देन आई टेक देम इन द एयर ताकि दे हैव द कंट्रोल्स। और वो जो उड़ाते भी हैं जाके, मतलब थोड़ी देर के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो बच्चों के लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। हाँ, तो इस एक्सपीरियंस से सर बात भी करेंगे आपसे कि वो बच्चे जो 11 से 13 साल तक के बच्चे 15 से 21 से ग्रुप लेकर जा रहे हैं फिजाओं में कुछ देर सिखाने बताने के बाद, और वो कंट्रोल उनके हाथ में, बच्चा एक्चुअल जहाज चला रहा है। आई विश ये एक्सपीरियंस कभी हम भी कर सकें। 2 साल बड़े हो गए नजरिया, वो 11 से 13 साल तक के बच्चों के लिए। थोड़े बड़े बच्चों को भी सिखा देंगे। इस पे करते हैं बात, इस पे करते हैं बात, छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन, न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस शामिल करेंगे कुछ देर में, फिर दोबारा इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं कि वाकई मेरा नजरिया कंडक्टर भी तो होना चाहिए ना, हमारा स्कोप भी है कि नहीं है। जी, तो हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। जरा आगे बढ़ते हैं और आपको सिंध लेकर चलते हैं, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि सिंध में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि हुकूमत वक्त की जानिब से सिंध हुकूक मार्च का इनेकाद किया गया है, और अब ये जो काफिला है वो अपना पड़ाव लाड़काना में डाल चुका है। वहां पर लोगों की जानिब से न सिर्फ पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो कल ऐलान किया है सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी खासा सराहा जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल क्या है लाड़काना में, जानते हमारे नुमाइंदे ज़िशान से। ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, आज की सुबह कैसी है लाड़काना में? जी बिल्कुल, आज की सुबह तो बहुत रोशन और चमकदार वाज़े नज़र आ रही है, जबकि खासकर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हुकूक मार्च का जो काफ़िला जिसने पड़ाव डाला है लाड़काना में, लाड़काना जो पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था, यहाँ पे अजीमुशान जलसा करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है एक तारीख रकम की है। और यहाँ के जो अजीमुशान जलसे से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायदीन ने जब खिताब किया तो लोगों के अवाम का जब गफ़ीर वहाँ मौजूद था। अजीमुशान जलसे से खिताब करते हुए जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने तहरीक-ए-इंसाफ के रखे मफरूज़ात रखे और आवाम के सामने किए। इस वक्त बताता चलूँ कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जब ये ऐलानात किए गए, पेट्रोल के प्राइसेस में कमी और गैस के बिजली के टैरिफ में कमी, तो आवाम की खुशी दीदनी थी। लोगों ने वालेहाना जो है तालियां बजाई और खुशी का इस्तेमाल किया, और यही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उम्मीदें थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उम्मीदें थी, इमरान खान साहब से उम्मीदें वाबस्ता थी कि आवाम के दर्द रखने वाली जो जमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो सिंध में दाखिल हो चुकी है। आज के बारे में अगर बताऊँ तो मैं लाड़काना के मौज़म अब्बासी हाउस फार्म हाउस में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायदीन जो है अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज के जो शेड्यूल है, आज की जो काफ़िला है किस तरफ रवाना दवा होगा, उसके रास्तों के बारे में बताएंगे। और ये नवाबशाह आज लाड़काना से निकल कर नवाबशाह की तरफ जो है ना ये काफ़िला रवाना दवा होगा। इसके साथ ही ये बताता चलूँ कि पहले दिन से शुरू दिन से जब से ये काफ़िला शुरू हुआ है, सिंध के अवाम ने वालेहाना इस्तकबाल और मोहब्बत का इजहार किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायदीन से, अवाम से। और जितनी भी गुजरगाहों से ये काफ़िला जब गुजरता है तो मुख्तलिफ स्पॉट्स पर इस्तकबालिया के कैंप्स लगाए जाते हैं और लोग जो फूलों की पत्तियां निछावर करके पीटीआई के कारकुनान का, इसके रैली का, इसके मार्च का जो है वो इस्तकबाल करते हैं, अपनी वालिया मोहब्बत का इजहार करते हैं। यही वजह रहती है कि कुछ देरी हो जाती है कहीं, क्योंकि इतनी मोहब्बत करने वाले अफसिन के अवाम ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से और वो भरपूर हिमायत रखते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब।
शुक्रिया जीशान, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, हिंद में जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च है उससे मुतालिक हमने क्विक अपडेट आपके साथ शेयर की है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जो कि ज़ाहिर हम बात कर रहे थे कि हवा में करतब दिखाने वाला पाकिस्तानी सहाफ़ी, उस पर कुछ बात हमने की थी। इमरान साहब से अब जरा हम पूछते हैं कि जो करतब दिखाने की हम बात करते हैं, मैन्यूवरिंग जिसे कहते हैं, तो कौन कौन सी मैन्यूवरिंग है? कुछ बड़े मुख्तलिफ से इनके नाम होते हैं और मुख्तलिफ से अंदाज होते हैं कि जैसे जहाज़ ऊपर गया, थोड़ा सा रुका, फिर इस तरह डिफरेंट इसके स्टाइल होते हैं। सर, कमिंग बैक टू यू, थोड़ा सा प्लीज बताएं कि क्या सारे करतब कर लेते हैं आप? जी बिल्कुल, एक सहाफ़ी सारे करतब कर लेता है? हवा में तीर भी चल जाते हैं। नहीं है, तीर की तो इसमें नहीं है। इसमें यह है कि शुरू आप करते हैं ओरिएंटेशन फ्लाइट से, उसमें ताकि जो जी फोर्स का इफेक्ट है आप उसका मतलब आपकी बॉडी पे क्या आप टॉलरेंस आपकी बॉडी की क्या है, अगर आप फील करते हैं तो फिर आप परसू करते हैं। तो वन आफ्टर अनदर तकरीबन ये 12 और 13 डिफरेंट मैनूवर्स हैं, तो वो आप करते हैं। और फिर जब आप उसमें आप प्रोफिशिएंट हो जाते हैं तो फिर आप एक सीरीज़ में करते हैं, एक कम्बिनेशन ऑफ मैनूवर्स। तो इसमें एक तो इमलमैन है, वो 180 डिग्री का एक टर्न है और विद अ मैक्सिमम गेन ऑफ हाइट, विच इज़ अ वेरी बेसिक मैनूवर। इसके बाद लेजी 8, एक आपने हॉरिजॉन्टल 8 जो डिजिट है वो आपने हवा में बनानी होती है। आई यूज टू कॉल इट क्रेजी 8 एट द बिगनिंग, बिकॉज आपने बैंक एंगल जब 90 डिग्री का देते हैं तो एक आम पायलट से जब आप मतलब इसमें एक नॉर्मल फ्लाइंग से जाते हैं तो वो यू फील अ लिटिल बिट। उसके बाद डिफरेंट रोल्स हैं, जैसे एलेरॉन रोल है, मतलब इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 360 डिग्री की रोटेशन है, विच इज़ अ बेसिक मैनूवर। लेकिन आपकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन जो है इन्वर्टेड फ्लाइट में जो है वो भी आ जाती है। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस ज़रूर मैं कहूँगा, क्योंकि हम ये जो मैंने किया, मैं जनरल एविएशन में किया है और सेसना पे किया, विच वाज मॉडिफाइड टू सस्टेन 6+ Gs एंड 3 नेगेटिव Gs। लेकिन चूँकि ये हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट नहीं है, तो अगर आप फाइटर में करेंगे तो दैट इज़ वेरी क्विक। लेकिन हमें अगर सिंपल अगर ये एलेरॉन रोल भी करना है तो हमने जब इसको 90 डिग्री पे करना है तो हमने इसको डिफरेंट अंदाज में करना है। वी हैव टू गिव अ लिटिल मोर प्रेशर ऑन द योक, द फॉरवर्ड साइड। जब आप इन्वर्टेड होंगे तभी आपने करना है और जब 270 डिग्री पे आएंगे तभी करना है, फिर आपने बैक प्रेशर करना है। तो ये रोल जैसे हो गया बेसिक एलेरॉन रोल है। इसके बाद ब्लास्टिक रोल है, वो तकरीबन सिमिलर है, थोड़ी सी इसकी करने का डिफरेंस है। जब आप इन रोल्स का जिक्र कर रहे हैं, हमारे यहाँ हम जितनी भी पाकिस्तानी कौम है जिसने आज़ादी बड़े जोशो खरोश और बड़े जज्बे से मनाती है, लोग तो सलेंसर में निकाल लेते हैं मोटरसाइकिलों के, वो फट 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 करते। आपकी एक्टिविटी क्या होती है जिसने आज़ादी, क्या आप भी जहाज लेके निकलते हैं? 14 अगस्त पे 14 अगस्त पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कोई एक ऐसा दिन या कोई एक ऐसा मौका कि जिस दिन आप फ्लाइंग के लिए स्पेशली निकलते हो कि आज मतलब इनकी इस चीज को सेलिब्रेट करना है? दैट मैं ये कहूंगा कि जिस दिन वेदर कनाडा में अच्छा हो। हमने सोचा आप कहेंगे कि भाभी की बर्थडे आप निकल गए ऊपर, कि मैं ऊपर जाके बी लिखता हूँ। नहीं, वो खैर नहीं किया कभी नहीं। लेकिन अगर वेदर अच्छा हो, चूंकि वहाँ पे वेदर बहुत एक बड़ा मतलब हर्डल है, कहना चाहिए, यानी मौका कम मिलता है। हाँ जी, एरोबैटिक्स के लिए स्पेशली, एरोबैटिक्स के लिए क्योंकि तो उसके बाद ब्लास्टिक रोल की मैं बात कर रहा था। उसके बाद एक बैरल रोल है, आपने देखा होगा, वो दैट इज़ ओरिएंटेशन जो है वो उसकी हो जाती है। फिर इन्वर्टेड फ्लाइट की और लूप की, वो हाफ लूप हाफ रोल हो गया। इसके बाद एक है स्नैप रोल, ये मिलिट्री ग्रेड का एक है। आपने सुना होगा कि अगर आपका एनिमी एयरक्राफ्ट आपके 6 o'clock पोजीशन पे हो, अब आपने वापस उसके 6 o'clock पे आना है, तो आपने अपनी एयर स्पीड उसको करनी है 0 पे, तो आप स्टॉल करेंगे, जहाज़ को स्टॉल करेंगे और उसको वर्टिकल एक्सेस पे स्पिन करेंगे। ठीक है, तो आप उसके बैक पे आ जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब इसके मजा आया वैसे। हाँ, वो 3 डायमेंशन आपकी जो इसकी है ओरिएंटेशन, उसमें काफ़ी मतलब ये इम्प्रूव करती है। उसके बाद है लूप हो गया, एक बेसिक मैनूवर है मतलब, लेकिन 4 Gs मतलब इसमें आप पुल करते हैं। उसके बाद है क्यूबनेट, फिर हाफ क्यूबनेट ये कंपटीशन के मैनूवर्स हैं। वो एक बेसिक शेप का भी कुछ होता है ना, वो मैं आता हूँ स्प्लिट एस। स्प्लिट एस, यस जी, वो उस तरफ आता हूँ। आपने भी चार्ज उड़ाए? नहीं ऐसे वाले भी नहीं उड़ाए। या तो हाफ क्यूबनेट हो गया और फिर इन्वर्टेड क्यूबनेट, ये आपने चेंज ऑफ डायरेक्शन करनी है, बट यू पिच अप द नोज एट 45 डिग्री एंगल। आप फिर इसको रोल करते हैं, और रोल जब इसको करना होता है, ये थोड़ी सी बड़ी एक कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जाती है, स्पेशली जो इतने स्पीडी एयरक्राफ्ट्स नहीं हैं। और फिर आपने इसको लूप करना है, हाफ लूप हो गया। ठीक। और इसके बाद
स्प्लिट टेस्ट जो आप कह रहे थे, ये बहुत हाई स्पीड मैनूवर है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसकी एंट्री स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है और लेकिन इसकी एग्जिट स्पीड बहुत तेज़ है और 5 Gs आप जो है वो पुल करते हैं। और इसके बाद एक इमलमैन है, दैट्स सो बिट कॉम्प्लिकेटेड, चूँकि आपने जब डाइव किया जहाज़ को, आपने पिचअप किया, इसकी भी जो एंट्री स्पीड है वो ज़्यादा है इमलमैन की, इसकी वो जो बहुत नीचे से आके ऊपर वापस जाता है। लेकिन मेरे माइंड में कौन सा वाला जहाज़ आ रहा है, वो अक्सर हम लोग कार्टून्स में इंक्यूबेटर वाला देखते हैं ना सारा मामला, और वो एविएटर जो होता है वो येलो और ऑरेंज वाले जो होते हैं। कभी हमने देखा, आपके घर में तो बच्चे हैं, आपके घर में तो डेली क्वार्टर चलता होगा। मेरा जो काका है ना वो सिर्फ और सिर्फ देखता है एक्सकवेटर। अच्छा नहीं, बड़े ऑरेंज से कलर के और बड़े इस तरह के कलर के। आपका जहाज का कलर कौन सा है? जो द वन दैट आई ओन यू मीन? यस बिल्कुल, वो ऑरेंज कलर है। और आप गूगल भी करें, उसका है सी लाइक वो कैनेडियन जो कि रजिस्ट्रेशन है GQUL और ऑरेंज कलर है? हाँ वो ऑरेंज कलर। हाँ देखा मैंने, कहा ना कि ये वाले जहाज होते हैं। मेरी सिस्टर ने उसको नाम भी बम्बल भी मेरे ख्याल में। यस आई सॉ। सर थैंक यू वेरी मच, आप सारे मैन्यूवरिंग से मुताल्लिक भी मैं बता रहे थे जो कि हमें सुन के बड़ा मजा आ रहा था। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें, वापस आते हैं, साथ रहिए। खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों, खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात एविएशन इंडस्ट्री से मुतालिक कर रहे थे। एज एन एविएटर जो साहब थे उनसे गुफ्तगू करते थे। अब जरा हम बात करेंगे ड्रोन्स और ड्रोन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। यानी जिस तरह हम जिद्दत देखते हैं, एट द सेम टाइम अगर हम मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें तो कौन कौन सी नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। यानी वॉरफेयर जंगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है या उसका रुझान की बात करें वो बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान में भी ड्रोन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम हो रहा है या नहीं, आज हम इस पर भी बात करेंगे कि कैसे काम करेगा, सिस्टम क्या है, वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ, दुनिया में क्या हो रहा है। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इनामुल्लाह खान साहब, PhD स्कॉलर हैं, PhD कर रहे हैं। इसके साथ उनकी मुख्तलिफ पब्लिकेशंस भी हैं, जर्नल्स में वो लिख चुके हैं, किताबों के मुसन्निफ भी हैं। आज बने हैं हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका ज़ाहिर है शोबा जिसमें आप माशाल्लाह PhD कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मैंने दुरुस्त समझा है इसको
कि अब ड्रोन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकॉर्पोरेट होगी? मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ये पॉसिबल है, क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट माय वन ऑफ माय बुक जो कि मैंने 2017 में लिखी थी, जर्मनी में पब्लिश्ड है, और उसमें मैंने राउट ऑप्टिमाइजेशन विद एंड कॉलोनी की बात की है। तो उसमें जैसे रिसर्चर्स होते हैं, दे आर क्वाइट मच इंस्पायर्ड विद द नेचर। तो नेचर के साथ इनकी इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होती है, और उन्हीं से ही वो लोग चीज़ें सीखते हैं और फिर डिप्लॉय करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। तो इसी तरह मेरा जो रिसर्च टॉपिक था वो था अनमेन एरियल व्हीकल्स, जो कि ड्रोन्स हम कहते हैं। तो ड्रोन्स के ऊपर मैंने सबसे पहले चिवेंटियो के एल्गोरिथम को मैंने डिप्लॉय किया इन दैट वाज इन 2015 और वन ऑफ माय बुक वाज पब्लिश्ड इन 2017। तो फिर उसके बाद काम करते करते व्हेन आई स्टार्टेड माय पीएचडी, तो उसमें मैंने काम शुरू किया अनमेन एयर व्हीकल्स में मैं कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट करूं। तो रिसेंटली वन ऑफ माय बुक इज़ आल्सो पब्लिश्ड इन स्प्रिंगर, जो कि स्पेसिफिकली इसी बात पे है कि कैसे हम इस चीज़ को आगे लेके जाएं। असल में ड्रोन है एक मशीन, और आई एम प्लेइंग विद द ड्रोन बैक साइड पे। तो वो मैं कैसे प्ले कर रहा हूँ एज अ एल्गोरिथम स्पेशलिस्ट। आई कॉल माई सेल्फ अ कॉग्निटिव एल्गोरिथम डेवलपर, जो कि मैं ड्रोन्स के लिए मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स बनाता हूँ ताकि ड्रोन खुद से लर्न कर सके फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई वाज स्पेसिफिकली वर्किंग ऑन 3 थिंग्स दैट वाज कॉल्ड लाइक मशीन लर्निंग के जो टेक्निक्स हैं, वन इज सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अगर मैं सादा अल्फाज में इसकी एक्सप्लेनेशन करूं तो जैसे हम एक बच्चे को बार बार एक चीज़ सिखाते हैं जी, तो ये सुपरवाइज लर्निंग में आ जाता है। फिर जब हम अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं तो उस बच्चे को अगर आप लोग किसी प्लेग्राउंड में छोड़ लेते हैं तो वो अपने दोस्तों से कुछ लर्निंग करता है, तो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। तो ये चीज़ें आजकल हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन मशीन्स एज वेल। इवन मैंने एक कंसेप्ट दिया था दैट वाज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मैं सोच रहा था कि अगर हम ड्रोन्स के ऊपर ऐसी तहकीक करें और ऐसा काम करें कि ड्रोन खुद से लर्न करे फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अगर ड्रोन कनेक्टेड है विद द बेस स्टेशन, अगर उसका राब्ता बेस स्टेशन से भी मुनक़ता हो जाता है और सैटेलाइट से भी, तो वो कैसे इसको मतलब जारी रखेगा, इसके ऊपर मैंने तहकीक की। दैट वाज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग फॉर अनमेन एरियल व्हीकल्स। तो उसमें ड्रोन इतना कैपेबल होता है कि वो खुद से लर्न करता है कि मेरे सामने ऑब्स्टिकल आ रहा है, मेरे सामने बिल्डिंग आ रही है, वो उसको देखता है, लर्न करता है एंड देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स लेता है फिर उसके बाद। अच्छा इनाम, इसमें ये भी बताइएगा कि जब आप कह रहे हैं ना कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें कौन कौन से ऐसे सेंसिटिव हम ये कह सकते हैं कि सिलेक्टिव आइटम्स हैं कि जो अभी तक या तो जिन पे सोचा जा रहा हो, काम ना हुआ हो, कि ये भी हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर हम इस ड्रोन से ये भी काम ले सकते हैं? हाँ, ड्रोन के एप्लीकेशंस तो बहुत ही डाइवर्स हैं। अभी अगर मैं बात करूं पेंडेमिक की, इन 2019 कोविड-19 आया, तो कोविड-19 की वजह से हमारे सारे काम जो थे वो मफलूज हो गए और हम कोई भी काम सही तरीके से ना कर पाए। तो ड्रोन ने हमें लॉजिस्टिक्स की, ट्रांसपोर्टेशन की, मेडिकल सर्विसेज की, इन सब चीज़ों की हमें फैसिलिटी दी। इवन अगर हम लॉजिस्टिक की बात करें तो DHL और अमेज़ॉन ने तो डायरेक्टली उनकी सर्विसेज स्टार्ट कर दी। और इन ए नियर फ्यूचर इफ आई से, तो वी गाइज विल बी मूविंग इन फ्लाइंग टैक्सीज वेरी सून। नहीं ज़ाहिर दुनिया में तो इस पर ज़रा काम तो हो रहा है, लेकिन कमिंग बैक टू दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ड्रोन्स, आपने किताब तो लिखी, आप गुफ्तगू भी कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर भी कुछ किया? हाँ, अमली तौर पर लेट मी टेल यू वन थिंग कि एज ए रिसर्चर जब लोग काम करते हैं तो इसके 3 पर्सपेक्टिव्स होते हैं। वन इज theoretical knowledge which we built from so many different researches. After that we try to implement that on simulation environment. ठीक है, क्योंकि we are living in a third world country, तो हमारे साथ तो अभी हम सिमुलेटर पर आ चुके हैं। हाँ, सिमुलेटर आ चुके हैं। हाँ, सिमुलेटर पर तो हम काम कर रहे हैं। कहाँ पे है ये सिमुलेटर? सिमुलेटर हम मुख्तलिफ किस्म के टूल्स यूज करते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं। अच्छा। उन्हीं एल्गोरिथम्स के मतलब उसके ऊपर फिर हम वर्किंग करते हैं। तो इसी मामले पर, चूंकि ज़ाहिर है ये एक ऐसा मामला जिस पर मुझे ज़रूर ये सवाल भी करना चाहिए कि
क्या हमारे जो अस्करी इदारे हैं वो भी इस मामले को देख रहे हैं, जो कि जाहिर है उनके लिए ही तो सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, इसी तरह के बेशुमार फंडेड प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं और हमारे मतलब इदारे इस पे बाकायदा काम कर रहे हैं। इवन मैं अपनी मिसाल आप लोग को दूंगा कि इधर जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की तो आई वाज हैविंग रिसोर्सेज की कमी और इन सब चीज़ों की। तो इनिशियली हर एक बंदा अगर खुद से स्टार्ट ले और इसी तरह काम करता रहे, ताउन चाहिए। तो उसके बाद फिर अभी मुझे एक स्कॉलरशिप मिला है रिसेंटली इसी हवाले से कि मैं अपनी स्टडीज़ को और अच्छे तरीके से परसू कर सकूं। तो मैं स्टडी के अलावा जरा मॉडल पर बात करना चाह रहा था। तो असल में सबसे पहला जो काम होता है वो स्टडी है। वो तो जरा आपने इतनी माशाल्लाह किताबें लिखी हैं, स्टडी तो खासी कर ली। लेकिन इसके ऊपर आपने कुछ बनाया भी है, आपके अपने इन्वेंशन। अभी इसके बाद मैं जा रहा हूँ किंग्स कॉलेज लंदन स्पेसिफिकली इसी चीज़ को देखने के लिए कि हम इसी चीज़ को रियल टाइम एनवायरनमेंट में रीशेप कर सकें। तो ये 6 महीने का वो मेरा टेनेवर होगा किंग्स कॉलेज लंदन में, और बाकायदा मैं इसी चीज़ को आगे परसू करूँगा इंडस्ट्रियल बेस पे रीशेप करने के। बिल्कुल ठीक है, ज़रा पहले एक बनाएंगे, फिर ज़रा उसकी टेस्टिंग होगी, ट्रायल होगा, उसके बाद एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन उसकी होगी, फिर हम उसको इस्तेमाल होते देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाम सब साथ मौजूद है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट प्रोजेक्ट। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वापस आएंगे, साथ रहिए। थैंक यू सर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, अब जरा बात हम करेंगे, शोर इतना है कि फेक न्यूज़ को काउंटर करना है, कैसे करना है। गवर्नमेंट ने ज़रा पीका ऑर्डिनेंस के ज़रिए हमने देखा कि तरमीम की गई, जो ऑलरेडी एक पीका एक्ट था, और उस तरमीम के बाद हमने देखा कि खासी अब तब्दीली आई है, लेकिन तब्दीली के बाद शोर ज़्यादा मचा है। तो उस पर ज़रा कल इमरान खान साहब ने जब खिताब किया तो क्लैरिटी भी दी, उससे मुतालिक गुफ्तगू भी उन्होंने की। एट द सेम टाइम मैंने आपसे कहा था कि आज एक खबर ऐसी जिस पर आगे चलकर हम बात करेंगे। जब हम बात कर रहे थे क्रिकेट के मैदान की, उसमें हम देखते हैं कि जब यहाँ पर क्रिकेट का मैदान आबाद होता है, दुश्मन जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर शोर ज़्यादा मच जाता है, वहाँ पर तकलीफ ज़्यादा होती है, वहाँ पर दुख ज़्यादा हो जाता है, मरोड़ पेट में ज़्यादा उठ जाते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि किस तरह से वो हमारे इन सरगर्मियों को काउंटर करने के लिए या फॉर दैट मैटर हिट करने के लिए अपनी साजिश करते हैं। वो साजिश को पाकिस्तान पर बेनकाब भी करता है। कौन सा अकाउंट कहाँ से हैंडल हो रहा है, उसके पीछे कौन है, इस सब कुछ हम सामने लेकर आते हैं और हम सामने लेकर आए भी हैं। तो आज हम इस मामले पर भी बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एट द सेम टाइम सोशल मीडिया के जो रेगुलेशन है बहुत अहम है कि सोशल मीडिया पर जिसका दिल चाहे, जो दिल में बात आई वो कर दी। अब ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप दिल में जो बात आई आपने कर दी, कोई इल्ज़ाम आपको लगा के लगाना चाहिए, आपने लगा दिया तो आपने वो कर दिया, तो ऐसा नहीं है, आपने करना। उसके लिए ज़ाहिर है नए क़वानीन और उसके सारे मामला हो रहे हैं, मुख्तलिफ कमेटीज़ जो हैं वो फॉर्म हो रही हैं कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान खालिद साहब, डिजिटल मीडिया के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के फोकल पर्सन हैं, और हैं तो डॉक्टर, किंग एडवर्ड से माशाल्लाह उनकी ग्रेजुएशन है, लेकिन देखेंगे कैसे डॉक्टर हैं कि इलाज यहाँ पर कर रहे हैं, सर्जरीज यहाँ पर हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हाल है शोएब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। पीका ऑर्डिनेंस के बाद आपको भी लगा कि यार ये इतना शोर तो नहीं मचना चाहिए था जितना मच गया है? नहीं, आई थिंक ये तो एक्सपेक्टेड था कि शोर मचेगा, और उसकी रीज़न ये है कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने के आदी रहे ही नहीं, चीज़ों को सुपरफिशली देखते हैं, इश्यूज़ को समझते नहीं है, एक पढ़ते नहीं, बहुत सरफेस के ऊपर एक कमेंट्री हो रही होती है और उसी के ऊपर ही खबर बन रही होती है, उसी के ऊपर कमेंट्री हो रही होती है। देखिए ये चीज़ थोड़ा सा बहुत सीरियस है और इसको सीरियसली हमें एक दफ़ा देखना भी पड़ेगा।
इस वक्त डिसइंफॉर्मेशन सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान में हम इतने सालों से सुन रहे हैं कि जी हमें 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना है सारा, जिसमें सबसे बड़ा टूल तो है ही डिसइंफॉर्मेशन। अब क्या किया हमने उसके लिए हमने किया क्या अब तक? हमने कौन से रेगुलेशंस लेके आए, कौन से हम कवानीन लेके आए, कौन से हमने ऐसे एजुकेशनल प्रोजेक्ट शुरू किए जिससे हम अब डिजिटल लिटरेसी लोगों में बढ़ा सकें? वो हमने इतने सालों से कुछ भी नहीं किया। होता क्या है, कोई कानून आता है, 2016 के अंदर कानून आया, शोर मचा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहीं पे खत्म कर दी गई। ऐसे ही है। उसके ऊपर कोई किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन, एक टूथलेस किस्म का लॉ बना के आपने रख दिया जिस पे कोई एक्ट ही नहीं हो रहा। अच्छा, अब सेम यहाँ पे ये हुआ कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करने के लिए आपने कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए, उसके ऊपर बजाय इसके कि उस पे ये डिबेट हो कि हम इसको किस तरह मिसयूज से रोका जा सकता है, हम इस चीज पे आ गए कि जी होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। कैसे नहीं होना चाहिए? मैं आपको जस्ट 3 एग्जांपल देता हूँ। आप कोविड आया, यहाँ पे एक पेंडेमिक आया, उसमें उस वक्त सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें शुरू हो गई कि जी ये कोविड तो कुछ है ही नहीं, टीका लगा के डॉक्टर जो है वो कोविड इंजेक्शन ये कर देते हैं। अच्छा, उस वक्त अगर उसको कंट्रोल ना किया जाता, उस वक्त हम सोशल मीडिया कंपनीज के साथ बात करके, क्योंकि दुनिया का पूरा मसला था, उन्होंने उस चीज पे बैन लगाया कि जी डिसइंफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर ये चीज फैल जाती, आप मुझे बताएं कि किस तरह आपने काबू पाना था? आप कंट्रोल कर नहीं सकते। सिमिलरली जब वैक्सीन की बात आई, वैक्सीन के बारे में इस किस्म का प्रोपेगेंडा आया। अच्छा, उसके बाद FIA को कभी जाके पूछें तो सही, कभी स्टडी तो करें उनके पास किस किस्म के केसेस आते हैं। हैरेसमेंट के केसेस से भरा पड़ा है उनके पास। 94,000 जो केसेस हैं उसमें जिस तरह से ख्वातीन की हरासमेंट की जाती है, जिस तरह से उसके बाद उनको कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि वो इतना लंबा प्रोसेस है, मजिस्ट्रेट के पास आप खुद अपीयर हो, उसके बाद एक हैरेसमेंट इन इटसेल्फ, और उसके बाद ये सारा प्रोसेस इन इटसेल्फ एक हैरेसमेंट है। तो क्या आपने ये खुली इजाजत देनी है कि लोगों के घर उजड़े, लोगों को तकलीफ हो? कोई मसला नहीं है, और आपने जी इसको फ्रीडम, ये दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फिर एक हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल, ये दुनिया भर में एग्जांपल है कि किस तरह से फॉरेन इन्फ्लुएंस्ड कन्वर्सेशंस जो हैं वो मुल्की हालात पे, लोगों के इलेक्शन, आपने अगर देखा हो तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक पूरा स्कैंडल ब्रेक हुआ। अभी आप देखें कि रशिया के ऊपर इल्जाम लगा था कि उन्होंने ट्रंप के इलेक्शंस के अंदर ये वो चीजें हैं जिस पे पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें। कुछ अर्सा पहले एक सोशल वेबसाइट ने मिडल ईस्ट मॉनिटर के नाम से उन्होंने खबर चला दी कि पाकिस्तानी एक वजीर जो है वो इसराइल गए हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक। अच्छा, देखें इस तरह की वेबसाइट्स तो इंडिया इसराइल चला रहा है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। क्रेडिबिलिटी कब बनती है? जब हमारा कोई लोकल जर्नलिस्ट, लोकल कोई बंदा उसको पिक करके सोशल मीडिया के ऊपर लेके आता है, वो एक कोट बनता है, उसकी बेसिस पे क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टोरी कर देती है। अच्छा, यहाँ पर साहब मैं इसी चीज का हवाला देना चाहूंगी और गुजारिश भी आपसे कि आप अपना कॉलर ठीक कर लीजिए ताकि आपकी माइक के थ्रू आपकी आवाज बिल्कुल ठीक तरीके से जा सके। अच्छा अरसलान साहब, अभी रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया ने पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर्स के अकाउंट्स बंद किए, जिस मामले पर हमने आपसे गुफ्तगू भी की थी। एक 26 उसमें बंद हुए, 12 उसमें बंद हुए। उस पर अभी पाकिस्तान की डिजिटल पॉलिसी क्या है, नेशनल इदारों से किस तरह से बात की जा रही है, इंटरनेशनली किस तरह से इस मामले को कैटर किया जा रहा है? अच्छा, मैं जस्ट पीका को खत्म कर लूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आई थिंक कि ये हमारे लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में डिफरेंशिएशन करें इस चीज को। सो ये जो चीजें हैं ये काइंडली नहीं चल सकती इस तरह से। जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक अमेंडमेंट्स ले आई है गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, मीडिया, बाकी सारे लोग इस चीज पे बात करें कि इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से इसका मिसयूज रोका जा सकता है। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सहाफती इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक इशू है। काइंडली इसको सीरियस लें, इस पे सीरियस डिबेट करें, इसको ऑन द सरफेस तरह से बात करें। सब मुंह पर पट्टी बांधकर अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की जा रही है। हमारे बहुत सारे सीनियर सहाफी हजरात, मेल भी हैं उनमें, फीमेल्स भी शामिल हैं। उस पर गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी उस तरह से इंप्रेसिव भी होनी चाहिए ताकि लोगों को बताया जा सके कि हम सहाफी को यही तो बता रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना, फिर जबान पर ताला लगाकर ये किस किस्म का प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया करवाया जा रहा है। लेकिन उसकी वही रीजन है ना कि ये टोटली उसी डिबेट में चले जाते हैं कि उनको ये लगता है कि इसको मिसयूज किया जाएगा, ठीक है, और वो असल बात की तरफ आ ही नहीं रहे कि ये चीजें हैं, ये चैलेंजेस हैं। आपने कानून को अगर टूथलेस रखना है, मुझे बता दें किस मुल्क के अंदर नहीं है। नॉर्वे इस वक्त प्रेस फ्रीडम के अंदर नंबर 1 कंसिडर होता है।
वहाँ पे भी कानून है। अच्छा, फिर कई मैं आईटी वाले सुनता हूँ, सेल्फ प्रोक्लेम्ड आईटी चैंपियंस, वो कहते हैं जी इस तरह की आप रेगुलेशन लेके आएंगे तो पाकिस्तान में आईटी तरक्की नहीं करेगा। मतलब इतनी बचगाना बात। सिंगापुर को मिनिएचर सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपकी टॉप 100 कंपनीज जो हैं, टेक कंपनीज, उसमें से 80 कंपनीज के वहाँ पे ऑफिसेज है, रीजनल ऑफिसेज हैं। और सिंगापुर के अंदर सबसे सख्त कानून एक है फेक न्यूज़ के अगेंस्ट, जिसमें प्रोटेक्शन, उसका नाम है प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन प्रोटेक्शन ऑफ फॉल्सहुड एंड मैनिपुलेटेड एक्ट, ये उसका एक है। और उसमें इतने हैवी फाइन्स हैं, उसके अंदर क्रिमिनल इसको करके कैद हो सकती है आप लोगों को। लेकिन वहां पे आईटी कंपनीज तो फ्लरिश कर रही हैं क्योंकि इट्स द बिजनेस दैट इज दे आर इंटरेस्टेड इन। तो उसके लिए पाकिस्तान की कोशिश ये है कि बड़ी बैलेंस किस्म की रेगुलेशन तो एक हो, लेकिन साथ में हम बिजनेस एंड पे फोकस कर रहे हैं। और मेरा यही होगा कि हमें क्लोज सेशन बेशक गवर्नमेंट के साथ आप रखें, बेशक आप इसके ऊपर जितनी वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाना चाहते हैं हमसे करवाएं, एक एक को हम एक्सप्लेन करने को रेडी हैं। लेकिन काइंडली इसको इस तरह से बिल्कुल सरफेस पे डिस्कस ना करें, इसको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल स्टडी करें, डिबेट कर लें। कुछ सजेशन है, वो सजेशन आप देते हैं, उस पर बैठ के बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक आपकी ये बात है अरसलान। थोड़ा सा डिजिटल मीडिया विंग पर आ जाते हैं, और डिजिटल मीडिया विंग की जो पहली आपकी एड पॉलिसी आई थी उस पर थोड़ा प्लीज बताएं कि वेयर आर वी, क्योंकि एड्स तो आए थे, वो तो क्लोज हो गए, रजिस्ट्रेशन तो क्लोज है अभी जी, तो कैसा रिस्पांस रहा? नहीं, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। देखिए, डिजिटल मीडिया विंग जो बनाया था आज से तकरीबन 2 साल हो गए इसको, उसकी रीज़न ये थी कि गवर्नमेंट के लेवल पे कोई इस तरह का स्ट्रक्चर था ही नहीं जो डिजिटल मीडिया को देख सके। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता जो एडवर्टीजमेंट है, कॉर्पोरेट्स वगैरह भी, वो भी अब डिजिटल की तरफ जाते जा रहे हैं। बल्कि मैं अभी ये YouTube के साथ भी जो स्टडी हम कर रहे थे कि YouTube की स्पेस इतनी क्लटर्ड हो गई है एड्स के साथ, और इतना कि वो अब इतना ज़्यादा वो लोगों के व्यूअर्स के लिए इतना क्लटर्ड आता है, इतने एड्स आ रहे होते हैं कि लोग अब सब्सक्राइब करने लगे हैं पेड वेरिएंट के YouTube की तरफ। सो ये कथा कलामी की माजरत, इस वक्त हम आपको बराह रास्त लेकर चलते हैं। उस्मान डार साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, और जैसा कि हमने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनाम भट्ट साहब और तला तालब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं उन दोनों भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बतौर कामयाब जवान एम्बेसडर रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग में पूरे पाकिस्तान में कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव को आगे लेके बढ़ने का हमें जो मौका दिया, फ़ैसला किया, मैं उस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और 12 मार्च को इंशाल्लाह ताला गुजरांवाला से, जो कि इनका आबाई इलाका है, इनाम भट्ट साहब का, तला तालब का, असद उमर साहब और शफ़क़त महमूद साहब, इंशाल्लाह ताला हम प्रॉपर लॉन्च करेंगे जो उनका आबाई इलाका है। और मुझे दिली खुशी है, ये जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, हमारी कोशिश है कि हम अपनी ड्राइव का आगाज़ लॉन्च वहीं से जाके करें। तो आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये ख़ास तौर पे उस्मान वज़ीर साहब के लिए रखी गई है, और मैं अपने इस भाई का भी दिली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट एंड ड्राइव में बॉक्सिंग की जो ड्राइव इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में की जाएगी, उसमें उस्मान वज़ीर हमारे कामयाब जवान के एम्बेसडर होंगे बॉक्सिंग के। और बॉक्सिंग का भी हमने फ़ैसला किया है कि हम GB से, गिलगित से, उस्मान वज़ीर के इलाके से इंशाल्लाह ताला इसका आगाज़ करेंगे, इनाग्रेशन करेंगे, धूमधाम से करेंगे। और हमारी ये पहली कोशिश है कि हम अपने इन तमाम हीरोज़ को, जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं, जिन्होंने इन तमाम गेम्स में पाकिस्तान का तो नाम रोशन किया ही किया, साथ पाकिस्तान का परचम भी आलमी सतह पर बुलंद किया। और उस्मान वज़ीर अपने एशियन टाइटल के दफा के लिए दुबई भी जा रहे हैं। और मेरा इन तमाम स्पोर्ट्स के जितने भी हमारे हीरोज़ हैं, और ख़ास तौर पे ये जो 12 स्पोर्ट्स में हमने कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट एंड ड्राइव करना है, मेरी पूरी कोशिश होगी। बराह रास्त तो स्पोर्ट्स की ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर तो नहीं है, लेकिन चूँकि अब कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट एंड ड्राइव से मुझे बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं मुस्तकबिल के नेशनल हीरोज़ के साथ, कामयाब जवान हीरोज़ के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इनके मसाइल सुनने का मौका मिल रहा है। तो मैं इन तमाम हमारे जो स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, इन्हें यकीन दिलाता हूँ
उस्मान डार बतौर स्पोर्ट्स एम्बेसडर इनके लिए पाकिस्तान में काम करेगा। ये कामयाब जवान के स्पोर्ट्स एम्बेसडर के तौर पे काम कर रहे हैं और मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जो भी मसले मसाइल हैं इनको आगे ले जाने के लिए उसमें इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी हल किए जाएं। और जो एक वादा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का पाकिस्तान के नौजवानों से, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, पाकिस्तान के नौजवानों को कारोबार के मैदान में कामयाब करने के लिए 40 अरब रुपए अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो चुके हैं, तकरीबन 33 अरब तकसीम हो चुके हैं और 26,000 अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान वहाँ भी कामयाबी से काम कर रहे हैं। इसी तरह 1 लाख से ज़ायद स्कॉलरशिप्स लेकर हमारे नौजवान कामयाब जवान स्किल्स फॉर ऑल से फ्रीलांसिंग का भी काम कर रहे हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। और अब स्पोर्ट्स के मैदान में हमारी कोशिश है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वॉश, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, इन तमाम स्पोर्ट्स में जो टैलेंट है पाकिस्तान का उसको हम कामयाब जवान के प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ और उससे इन्हें भरपूर मौका दें कि ये आगे जा सकें। बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूस उस्मान डार साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कमिंग बैक टू आवर लाउंज, हम अपने गेस्ट की तरफ वापस आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान खालिद साहब, वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन और डिजिटल मीडिया। हम बात डिजिटल मीडिया विंग की कर रहे थे, एड पॉलिसी की। सर प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी पॉलिसी को लेके आते हुए वो ये था कि हम ये नहीं चाहते थे कि डिजिटल मीडिया पे किसी किस्म की मोनोपोली बन जाए। ओके, ये ना हो कि जो बिग प्लेयर है वो तो बिग से बिग ही होता रहे और छोटा जो है वो पिस जाए। ठीक। तो इसलिए हमने इसको ओपन फॉर ऑल किया। ऑब्वियसली एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा, लेकिन वो मिनिमम क्राइटेरिया भी इस तरह रखा है कि जैसे ही लोग कोई नए प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो उस क्राइटेरिया को करेंगे वो दे कैन रजिस्टर और वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, डिजिटल की मार्केटिंग बड़ी फेयर होती है। वो इस वजह से फेयर होती है कि आपको पता है कि जितने आप अमाउंट जितना आप खर्च कर रहे हैं उतने आपको इंप्रेशंस मिल रहे हैं, उतना सारा कुछ, तो रिपोर्ट्स भी बड़ी आपको फेयर मिल जाती हैं, सारा कुछ। तो आई थिंक कि ये बड़ा अच्छा एक है और अब हम इसको प्रोविंसेस में लेके जा रहे हैं। ओके। पंजाब ने जो है इसी पॉलिसी को करते हुए एक पॉलिसी जो है वो अप्रूव कर रहे हैं। केपी के अंदर ऑलरेडी पॉलिसी अप्रूव्ड है लेकिन उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं अभी तक उन्होंने किया था, तो उसको भी वो इम्प्लीमेंट करें। तो हमारी जो कोशिश है, देखें हमारी कोशिश ये है कि इस डिजिटल पॉलिसी के ज़रिए हम सिर्फ एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, ठीक, जहाँ पे हम प्लेटफॉर्म्स को मेन स्ट्रीम करें, रजिस्टर करें, सीरियस प्लेटफॉर्म्स बनाएं, उनको क्लिक बेटिंग, फेक न्यूज़ इससे दूर करें। ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होगा, गवर्नमेंट के साथ आएगा, उसकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी बनेगी। वो ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट क्रेडिबिलिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब यानी कि सरकारी जो एक इश्तिहार है अब वो डिजिटल यूट्यूब चैनल्स और डिफरेंट जो हम लोग फोरम्स देखेंगे वहां पर भी उसकी शेयरिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सेहत कार्ड पहली कैंपेन जो थी वो हो चुकी है, उस पर आपने देखे भी होंगे एड्स वगैरह बहुत से हर प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। इस दफ़ा टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म है उसको भी हमने इंक्लूड कर दिया है, इंक्लूड किया है। तो जन्नत मिर्जा बहुत कमाएंगी। इट्स नॉट अबाउट, देखें टिकटॉक के ऊपर बहुत से क्रिएटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने टिकटॉक को एक उस तरह से अनफॉर्चुनेट रहा कि टिकटॉक बहुत अरसा उस पे वायरलिटी उन चीज़ों को आती रही जो कि नहीं अच्छा कंटेंट था, जिसकी वजह से उसका एक परसेप्शन इशू बन गया। बिल्कुल ऐसे ही। जो अच्छा काम कर रहे थे टिकटॉकर्स वो उनको टिकटॉक हमेशा से एक वो चीज बन गया कि यार ये तो कोई गलत चीजें लेबल हो गई। और इसमें ये चीज भी तस्दीक के साथ सामने आ रही है, पीआईटी की तरफ से भी ये रोल बड़ा उठाया गया है कि हम ये नहीं देखेंगे किसके फॉलोअर्स कितने हैं, ये देखेंगे कि क्वालिटी मेकर कौन है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। मिनिमम फॉलोअर्स की तो है, लेकिन असल बात यह है कि क्रेडिबिलिटी को हम जरूर देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि किसी को बहुत मिलियंस में फॉलोअर्स हैं लेकिन वो कंटेंट अजीब सा है, कंटेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्लिक बेटिंग भी है, सारा कुछ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अरसलान साहब, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने ज़्यादा यही देखा है कि जो हैशटैग या फिर थंबनेल कुछ और है, अंदर उससे मुताल्लिक कोई बात ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है क्रेडिबिलिटी। तो जब रजिस्ट्रेशंस क्लोज हैं तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन कब ओपन हो रही है? आई थिंक हर ये 6 मंथ्स बाद ओपन होंगी। ठीक है। और उसके अंदर ये भी होगा कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं अगर वो नहीं अपने जो उनके प्लेज टारगेट्स हैं वो नहीं अचीव कर सकेंगे तो ये भी हो सकता है कि उनको निकाल दिया जाए। इस वक्त कितने इन्फ्लुएंसर्स
आप लोगों के साथ ऑन बोर्ड है क्या? अभी देखें रजिस्ट्रेशन तो ओवर 400 ने करवाई थी, ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि उसका एक मैकेनिज्म अभी चल रहा है, उनकी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है। ऑब्वियसली 400 लोगों को तो आप उस तरह से नहीं लेके चल सकते, ना अकोमोडेट कर सकते हो। तो मुख्तलिफ उनकी जो है उनको ऑनलाइन मीटिंग्स पे बुलाया जाता है, कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं। एक कैंपेन जो पहली है वो बड़े सिलेक्टेड लोगों को दी गई है जो कि आपकी पॉलिसी के तहत क्वालिफाई कर रहे थे, और सेकेंडली उन्होंने प्लेज किए थे नंबर्स, कि कितने व्यूज़ होंगे, क्या होगा, तो ये होगा। इसको मजीद भी हम बेहतर बना रहे हैं क्योंकि कुछ जब हमने इंटरेक्ट किया है तो लोगों के कुछ इश्यूज हैं। अच्छा। डिजिटल में सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो शुरू में पहले बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर सके। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है कि कैंपेन एंड होती है, उसके बाद बिलिंग होती है, उसके बाद सारा कुछ होता है, तो उसमें बहुत से हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, और वो उस पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस पे कुछ गवर्नमेंट की कर्जा तो नहीं देने जा रही उनको नहीं, कर्जा नहीं देने जा रही, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम इस सिस्टम को इतना फ्रेंडली करें कि अगर किसी की जेन्युइन कंसर्न्स है, किसी की इस तरह की बातें, और टोटली मेक सेंस। मतलब गवर्नमेंट जो प्रीपेड काम नहीं पोस्ट पेड काम करती है। आगे जरा चलते हैं अरसलान, ये भी बताइए, मैंने उससे पहले आपसे क्वेश्चन किया था, यूट्यूबर्स का मामला काफ़ी हसास मामला है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, इतनी मेहनत से एक चैनल बनता है, कई कई सालों के हमारे लोगों की मेहनत होती है, और वो यूट्यूब एक झटके में बंद कर देती है। एक वो मामला, दूसरा ये कि डिसइंफो लैब के मामले पर भी पाकिस्तान में एक मामला खासा हाईलाइट हुआ था। 100 से ज़ायद कुछ ऐसे अकाउंट्स थे जो कि रनिंग में थे, और ISPR ने भी इस पर प्रॉपर्ली ब्रीफ किया था। हमारी स्टैंडिंग इन दोनों मामलों पर कहां पर है? अच्छा देखें, जो डिसइंफो लैब का मामला था वो एक आई ओपनिंग इसलिए था और पूरी दुनिया के लिए था कि वो कोई पाकिस्तान नहीं कह रहा था। बिल्कुल, इट वाज एन EU डिसइंफो रिपोर्ट जिसने एक एक नेटवर्क जो इंडिया का ऑपरेट करता है किस तरह से वो एक जगह से न्यूज़ शुरू करते हैं, वेबसाइट्स पे लेके आते हैं, फेक थिंक टैंक्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, वहाँ से फिर उनके जो 2 एजेंसीज हैं, ANI है, बाकी है, वो न्यूज़ क्रिएट करती है, और फिर पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तानी लोग जो हैं, हमारे कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली उसको पिक करते हैं, उसको करते हैं। अभी हाल ही में इसी तरह ही, बिल्कुल हाल ही में, मैं 2 वीक्स पहले की बात कर रहा हूँ कि ANI ने एक फैटफ के ऊपर एक फेक थिंक टैंक की रिपोर्ट शेयर की, उसको यहाँ के एक जर्नलिस्ट ने उठाया, उसको उस पर रिपोर्ट्स बनने लगी। फिर जब क्रेडिबल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बाहर बैठे होते हैं, वो उसको नहीं कहते कि इंडियन आउटलेट ने कहा, वो कहते हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने, उनसे हमने इंगेज किया, उन्होंने खुद ही वो डिलीट किया, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि बिल्कुल उनसे गलती हुई है। तो आई थिंक कि ये तो एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो हाँ लीगली जो है हमने इसके ऊपर कुछ चीज़ें, कुछ एवेन्यूज़ वगैरह डिस्कस किए जिसमें हमने सोशल मीडिया कंपनीज जो कि यूज़ हुई इन चीज़ों के लिए, उस पे हमने इसको बहुत ज़्यादा उन लोगों से एम्फसाइज़ किया फ्रॉम द नेशनल सोशल मीडिया वर्किंग कमेटी। एक ये कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर ने आज से 3-4 महीने पहले, जिसमें स्टेट के तमाम जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस कमेटी का पार्ट हैं। इट्स अंडर डॉक्टर मुईज़ इसके चेयरमैन हैं, और ये हमने बड़ा अभी मेटा जो कि फेसबुक में अपना मेटा नाम कर लिया हुआ है, तो उनके साथ भी एक पॉलिसी डे हुआ था, उसमें भी ये चीज़ें जो डिसइंफॉर्मेशन है, बिजनेस एंड, वो उनके साथ भी ये डिस्कस हुआ था। तो इसको हम लेके तो चल रहे हैं और ना हमने छोड़ा। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा, जैसे आपने इंडिया के की बात की और यूट्यूब की बात की, देखें इंडिया ने बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के IT लॉज पास किए, और ये तमाम सोशल मीडिया कंपनीज, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है, इन्होंने शोर मचाया, लेकिन आज वो उनके साथ कंप्लाइंट हुए। बिल्कुल। क्यों हुई हैं? बिकॉज इट्स बिजनेस, ऑल दीज कंपनीज हैव बिजनेस इंटरेस्ट। पाकिस्तान को अपना केस, जो कि हमारा केस है, हम छोटी मार्केट नहीं है, हम बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन हम अपना केस सही तरह से प्रेजेंट शायद इन कंपनीज को नहीं कर पा रहे थे, जो कि अब हम कर पा रहे हैं। ठीक है, हमने बिजनेस एंड हम इनको समझा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि अगर आप सिर्फ इफ यू ओनली टॉक अबाउट रेगुलेशन, तो वो डिफरेंट एक मानी रखता है। आपको बिजनेस की बात करनी पड़ेगी, रेगुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बिल्कुल। तो उसके लिए ज़ाहिर है हमारी बात ये भी हो रही थी कि उनके प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर हों, आई मीन उसके डेस्क यहाँ पर हों रिस्पेक्टिव, तो उस पर हम कहाँ पहुँचे?
उसमें देखें जो इन कंपनीज के साथ जो रूल्स है जी, जी। उसके के अंदर हमने ऑफिस की बात नहीं की हुई, उसके अंदर हमने बात की हुई है कंप्लायंस ऑफिसर और ग्रीवियंस ऑफिसर की। ठीक है कि डेडिकेटेड हमें कंप्लायंस ऑफिसर और ग्रीवियंस ऑफिसर दे दें, उस पे मेजॉरिटी कंपनीज जो हैं वो एक्सेप्ट कर रही हैं एज लॉन्ग एज इट्स नॉट बेस्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में नहीं होंगे वो लोग, यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं होंगे, यहाँ तक वो मान चुके हैं। अच्छा, हम ये चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में बेस्ड हो और हम बना पाएंगे उनको अरसलान? डेफिनेटली। देखें मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, 2 कंपनीज का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन 2 कंपनीज तो मान चुकी हैं। इनफैक्ट उनमें से दोनों कंपनीज जो हैं वो ऑफिस भी यहाँ पे ले आएंगी। अच्छा, मैं नाम नहीं अभी लूंगा, लेकिन आपने कह दिया इसलिए मैं नहीं पूछ पाऊंगा लेकिन ये काफी बड़ी कंपनीज है। मेटावर्स है ये मैं नहीं बता सकता मैं नहीं बताऊंगा। तो नहीं देखें मैं आपको बताता हूँ, इनका भी थोड़ा कंपनीज का भी समझना चाहिए। एक बहुत बड़ी उनकी कंसर्न ये है कि बिजनेस प्लान जब वो गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करते हैं फौरी तौर पे लीक हो जाते हैं। हाँ। अब वो कम्पिटिटर है ना एक दूसरे के, अगर आपको बिजनेस प्लान दे रहे हैं, आप जाके मीडिया में शेयर कर रहे हैं, तो किस तरह से आप असलान के नचारे आम खाएं गुठलियां ना गिरें, गुठलियां हम बात नहीं करेंगे। ये बड़ी अच्छी खबर थी कि 2 कंपनी से आपकी मामला इस तरह तय हो गए कि उनके ऑफिस यहाँ पर आ रहे हैं, तो जबरदस्त बात है। थैंक यू सो मच असलान साहब, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। चूंकि अब बात हम डिजिटल मीडिया विंग की भी कर रहे थे, एड पॉलिसी की भी कर रहे थे, और ज़ाहिर है जो इसमें नई चीज़ें सामने आ रही है उस पर आज हमारी डिस्कशन थी। तो आज का ही हमारा जो सेगमेंट है खत्म नहीं हुआ, शो भी साथ ही खत्म हो गया है। जस्ट होप कि हमारे पास ज़्यादा टाइम होता क्योंकि बहुत सारे सवाल थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, किसी और दिन सही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।